हेलो दोस्तों, RKM INS सार्थक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका RS मेंस का जो पेपर है वो आगे शिफ्ट कर दिया गया है और RS मेंस के पेपर आगे शिफ्ट होने से आपको एक तैयारी का पर्याप्त समय मिल पाएगा। इसी कड़ी में हमने इस चैनल पे जो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और मैनेजमेंट का पोर्शन है उसकी क्लासेज आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इन क्लासेज में हम सब चाहते हैं कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट है उनके लिए हम एक अच्छे तरीके से, सरल तरीके से नोट्स और क्लासेज प्रोवाइड करवा पाएँ। तो इसी कड़ी में आज हम देखेंगे अकाउंटिंग का पोर्शन। तो अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले हम अकाउंटिंग का थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अकाउंटिंग के सिलेबस में जो लेखांकन लिखा हुआ है अकाउंटिंग, उसमें क्या है कि लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान, यानी जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है उसका एक बेसिक नॉलेज हमसे पूछा गया है। उसके बाद है उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखांकन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल अकाउंटिंग। उसके बाद हमारे जो सिलेबस में अगला पॉइंट है वो है वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके विश्लेषण की टेक्निक्स हमसे पूछी गई है इस यूनिट के अंदर। और फिर हमसे पूछा गया कि अंकेक्षण ऑडिटिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ऑडिटिंग में हम पढ़ेंगे कि ऑडिटिंग का अर्थ, उद्देश्य, सामाजिक निष्पत्ति एवं दक्षता अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण की प्रारंभिक जानकारी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बजट। तो आज हम अकाउंटिंग का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अकाउंटिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे कि लेखांकन का अर्थ क्या होता है, और हम पढ़ेंगे लेखांकन की प्रक्रिया, लेखांकन के प्रकार, और लेखांकन एवं पुस्तपालन, और लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली है उसके बारे में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि लेखांकन क्या होता है। हम सब क्या करते हैं कि जो डे टू डे हमारा रूटीन है उसमें बहुत सारे खर्चे करते हैं, या हमारे घर से एक पॉकेट मनी आती है। तो हम क्या करते हैं कि महीने के एंड पे या एक टाइम पे हम क्या करते हैं कि हिसाब किताब करते हैं, या फिर हम रोजाना के हमारे जो रोज़मर्रा कार्य है उनमें भी हिसाब किताब का काम करते हैं कि हमारा पैसा कितना खर्च हुआ, हमने किस किस चीज़ में खर्च किया, हमारे पास कितने पैसे बचे हैं। तो इसी हिसाब किताब को क्या कहा गया है? अकाउंटिंग यानी लेखांकन कहा गया है। अब देखिए, कोई भी व्यावसायिक संगठन है, वो व्यावसायिक संगठन क्या करेगा? अपने वित्तीय या आर्थिक व्यवहारों को जो लिखता है उसको लिखने की कला ही क्या है? अकाउंटिंग यानी लेखांकन है। तो ये यहाँ पे एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट 1994 में एक डेफिनेशन देता है अकाउंटिंग के बारे में। वो डेफिनेशन क्या है कि लेखांकन व्यवसाय के लेखे एवं घटनाओं को जो पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं को मुद्रा में प्रभावपूर्ण विधि से लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की आलोचनात्मक विधि से व्याख्या करने की कला है। यह डेफिनेशन आपको जब अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि यह डेफिनेशन हमें क्या बताना चाह रही है। अब देखिए, अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? सबसे पहले होता है रिकॉर्डिंग यानी अभिलेखन। हमारे पास जो वित्तीय व्यवहार है, जो ट्रांजैक्शन है, उनकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग सामान्यतया प्राइमरी बुक्स में करते हैं, जैसे जनरल बोलते हैं। आगे हम समझेंगे डिटेल से इनको कि होता क्या है। हमें क्या है कि अकाउंटेंट नहीं बनना, हमें जो प्रशासन में जब हम प्रशासक बनेंगे तो हमें अकाउंट्स की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, ये हमसे अपेक्षा की गई है। अब देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग यानी अभिलेखन। दूसरा स्टेप है क्लासिफाइंग यानी वर्गीकरण। हम जो वित्तीय व्यवहार है जिनको हम लिखेंगे उनका हम वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग मदों के अनुसार उनका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हम क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे यानी अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे। उसके बाद क्या होता है? समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है संक्षिप्त करना किसी चीज़ को। तो संक्षिप्त हम करेंगे, जो वित्तीय व्यवहार है उनसे खाते बनाएंगे, खाते बनाने के बाद उनको संक्षिप्त करेंगे। उसमें क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे यानी तलपट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी जो वित्तीय विवरण है उनको हम बनाएंगे। आगे हम प्रोसेस में देखते हैं एनालाइजिंग यानी विश्लेषण। जो हमारे पास वित्तीय व्यवहार है हमने उनको समराइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, उनका हम विश्लेषण करेंगे। फिर है इंटरप्रिटेशन, निर्वचन। मतलब जो वित्तीय विवरण विश्लेषण, वित्तीय विवरण जो हम बना रहे हैं उनका विश्लेषण करेंगे, और ये यूनिट हमारे सिलेबस में भी है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। उसके बाद है कम्युनिकेशन, यानी हमारे पास जो वित्तीय विवरण हमने बनाए उनको एनालाइज किया, फिर उसके डेटा आए, उनको हम जो अकाउंटिंग के जो यूजर्स हैं उन तक हम क्या करेंगे? उनको कम्युनिकेट करेंगे। तो ये एक अकाउंटिंग की हमने प्रोसेस देखी। अब आगे देखिए,
अकाउंटिंग के प्रकार या शाखाएं, यानी अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है। तो लेखांकन की जो हमने एक शाखा देखी है, देखिए वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, जो अभी हमने अकाउंटिंग की प्रोसेस देखी कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं आदि, हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत। इसके बाद हम देखेंगे कर लेखांकन यानी टैक्स अकाउंटिंग। वित्तीय लेखांकन के बाद हम देखेंगे कर लेखांकन कर लेखांकन। वित्तीय लेखांकन के बाद हम देखेंगे कर लेखांकन यानी टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होती है, सिंपल सा है कि विभिन्न करों जैसे जीएसटी, निगम कर, आयकर आदि को ध्यान में रखकर किया गया लेखांकन। यानी हम जब अकाउंटिंग करेंगे तब जीएसटी के बारे में भी हमें कुछ प्रावधान करने पड़ेंगे। टैक्स जो जीएसटी लगेगा, निगम कर लगेगा, आयकर लगेगा, उसके प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जो अकाउंटिंग करी जाती है उसको क्या कहा गया है, विद ये टैक्स अकाउंटिंग। उसके बाद है प्रबंध लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाम से ही दिख रहा है कि नीति संबंधित विवेकपूर्ण निर्णय लेने एवं नियंत्रण हेतु लेखांकन। यानी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसीजन मेकिंग के जो निर्णय लेता है, नीतियां जो बनाता है, उसकी जो अकाउंटिंग है वही क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कोष प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अनुपात विश्लेषण, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आदि को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग की जाती है। ये सारी चीज़ें हम आगे वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे। उसके बाद है लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होगा कि खर्चों का विश्लेषण कर लागत नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी कि जो खर्चे होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि हम कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करें। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम लागत को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, कम करें, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ सके। तो ये कौन सी हो गई, लागत लेखांकन। इसके बाद है सरकारी लेखांकन। सरकारी लेखांकन में क्या है, वही जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकारी जो विभाग है वो जो अकाउंटिंग करते हैं वही सरकारी लेखांकन है। ये कुछ प्रकार है। एक है मानव संसाधन लेखांकन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ह्यूमन पावर होती है वो एक क्या होती है, इंपॉर्टेंट असेट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है कि मैन पावर की कितनी ज़रूरत है, कितने हमें मतलब योग्य कुशल जो कर्मचारी है वो चाहिए, तो उन सब की अकाउंटिंग किस में की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यानी मानव संसाधन लेखांकन में। तो इस तरह हमने अकाउंटिंग की कुछ बेसिक चीज़ें देखी। अब देखिए जो अकाउंटिंग होती है लेखांकन, उससे पहले क्या, एक बुक कीपिंग नाम से एक शब्द आता है कि बुक कीपिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम किस लिए पढ़ रहे हैं कि हमें अकाउंटिंग का थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज हो जाए, जबकि हमारे सिलेबस में क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल अकाउंटिंग जो एंट्री सिस्टम है वो है। पर हम इन चीज़ों को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें थोड़ा सा सिलेबस जो अकाउंटिंग का जो बेसिक नॉलेज है वो हमें मिल सके। अब देखिए बुक कीपिंग क्या होता है। देखिए हम बुक कीपिंग में क्या होता है कि जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, मौद्रिक व्यवहार होते हैं। अब देखिए कोई भी व्यापार होता है तो उसमें सीधा सा है कि आर्थिक व्यवहार होंगे, कुछ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, तो उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। पुस्तपालन, एक पुस्तपालन शब्द से आपको पता चल रहा होगा कि बुक कीपिंग क्या होता है। देखिए बुक कीपिंग यानी पुस्तक के रखना, ये शब्द है बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग का सिंपल सा अर्थ है कि पुस्तकें रखना। अब कौन सी पुस्तकें रखना, सीधा सा अर्थ है कि अकाउंट्स की पुस्तकें रखना। तो मौद्रिक व्यवहारों को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये लेखांकन का प्रारंभिक चरण है। यानी हम जब अकाउंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आज हमने कितना माल बेचा, हमने कितना उधार दिया, कितना हमने सेल्स किया, किससे पैसे लिए हमने, किसको पैसे दिए, ये जो सारे ट्रांजैक्शन है उनको लिखते हैं। तो ये जो लिखने की जो है वो क्या है, प्रारंभिक चरण है, वही क्या है, पुस्तपालन है। और इसके लिए कोई विशेष ज्ञान या कौशल की जरूरत नहीं होती। देखिए एक जो छोटा सा चाय बनाने वाला, चाहे विक्रेता हो, चाहे छोटा कोई दुकानदार हो, वो भी रोज क्या करता है, अपने जो डेली के जो ट्रांजैक्शन है उनको लिखता है, चाहे वो एक कच्चे रफ में एक डायरी में लिखे या किसी बुक में लिखे। तो ये पुस्तपालन क्या हो गया, वो भी एक बुक रखता है। तो पुस्तपालन क्या, अकाउंटिंग का एक प्रारंभिक चरण है कि इसमें कोई विशेष ज्ञान की, कौशल की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए लेखांकन। अकाउंटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि जो मौद्रिक व्यवहार है उनका लेखांकन भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे, संप्रेषण भी करेंगे, यानी उसको आगे कम्युनिकेट भी करेंगे, उसकी जो सूचनाएं हैं उनको। और लेखांकन में पुस्तपालन को सम्मिलित किया जाता है। इसका क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है, क्योंकि पुस्तपालन क्या है, लेखांकन का प्रारंभिक चरण है।
तो पुष्प पालन भी इसमें सम्मिलित होता है, और इसका क्षेत्र क्या होता है, बहुत वाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे हम वित्तीय विवरण भी बनाते हैं, विश्लेषण भी करते हैं, और फिर जो सूचनाएं होती हैं उनका आगे संचार भी करते हैं। इसी तरह देखिए लेखांकन का कार्य क्या है, पेशेवर व कुशल व्यक्ति द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो लेखांकन का कार्य है वो एक अकाउंटेंट या चार्टेड अकाउंटेंट या जो टेक्निकल जो अकाउंट जो समझने वाला जो व्यक्ति होगा वही कर पाएगा, क्योंकि उसमें विश्लेषण है, वित्तीय विवरण बनाए जाएंगे, बैलेंस शीट बनेगी, तो वो सारी चीज़ें एक आम आदमी नहीं कर सकता, इसलिए क्या अकाउंटिंग पेशेवर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो इस तरह हमने अकाउंट्स की कुछ बेसिक चीज़ें देखी। अब आगे देखेंगे हम, देखिए अब हम देखेंगे कि लेखांकन की प्रमुख प्रणालियाँ, कि लेखांकन की कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं। तो एक है इकरा लेखा प्रणाली, और एक है दोहरा लेखा प्रणाली, और एक है महाजनी बही खाता। तो जो इकरा लेखा प्रणाली का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि छोटे दुकानदार है, छोटे विक्रेता है, वो क्या करते हैं कि एक कच्ची सी डायरी मेंटेन रखते हैं। आपने गांव में देखा होगा, या आपने चाय की जो स्टॉल है उस पर देखा होगा कि एक छोटी सी पर्ची लेके रखते हैं, उसमें लिखते हैं कि इसको इतनी उधार चाय दी, आज मैंने ये सामान खरीदा। आज वो क्या करते हैं, सिंगल एंट्रीज करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनका जो हिसाब किताब होता है वो एक अनुमान लगाते हैं कि आज मैंने इतना बेचा, आज मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इकरा लेखा प्रणाली। उसके बाद है दोहरा लेखा प्रणाली, जो हमारे क्या है सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में है दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान, जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है उसका। एक होती है महाजनी बही खाता। महाजनी बही खाता क्या है, भारत की जो परंपरागत जो लेखांकन की जो प्रणाली है उसको महाजनी बही खाता बोलते हैं। जो सेठ साहूकार हम पुराने वक्त में सुनते थे कि मतलब वो सेठ साहूकार होते थे, वो एक बड़ी सी बही लेके रखते थे, उसमें जो अकाउंटिंग करते थे वो महाजनी बही खाता है। ये हमने नॉर्मल सा इनके बारे में देखना, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये चीज़ें है नहीं। हमारे सिलेबस में क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली। अब हम क्या देखेंगे, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। अब देखिए डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है कि लुकास पेसियोलो नाम से एक जो विद्वान हुए, और उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड के सामने इसको इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया कि कोई भी जो इकोनॉमिक वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, मौद्रिक व्यवहार होते हैं, उनके दो पक्ष होते हैं, दो साइड होते हैं। तो दो पक्ष है उनका, एक का नाम दिया डेबिट और एक का नाम दिया क्रेडिट। तो इन दो पक्षों के कारण इसका नाम क्या पड़ा, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। कि हम किसी भी वित्तीय व्यवहारों को जब दर्ज करेंगे तो उसके दो पक्षों को प्रभावित करते हुए हम वित्तीय व्यवहारों को क्या करेंगे, समान राशि से डेबिट और क्रेडिट करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, दोहरा लेखा प्रणाली। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसको एक तो इटालियन प्रणाली बोला जाता है, और लुकास पेसियोलो नाम से एक विद्वान हुए, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया। और क्या होता है कि लेखा मानकों का प्रयोग इसी प्रणाली में किया जाता है। लेखा मानक मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि अकाउंट्स के कौन से नियम हमें लागू करने होंगे। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है कि दोहरा ये जो लेखांकन मानक है उनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट देखे, आगे हम और डिटेल से इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट का अर्थ क्या होता है, नाम, और क्रेडिट का अर्थ होता है जमा। खाते के दोनों पक्षों में समान राशि से डेबिट व क्रेडिट किया जाता है। एक एग्जाम्पल देखेंगे कि 5 लाख रुपए का निवेश कर व्यापार प्रारंभ किया। एक हमें क्या है कि जनरल एंट्री के बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना। अगर आप जनरल एंट्री पढ़ने बैठोगे तो आपको 11th क्लास पूरी जो कॉमर्स की है वो पढ़नी पड़ेगी। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि मैं सामान्य कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको, और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसे ऐसे कॉमर्स में जनरल जो एंट्री की जाती है उसमें ऐसे होता है। तो आप सपोज कीजिए, आप खुद को इस जगह पे रख के देखिए कि आपने 5 लाख रुपए से एक व्यापार प्रारंभ किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम सब जानते हैं कि व्यापार को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, जिसको कैपिटल बोला जाता है। और हमारे पास वो कैपिटल असेट्स के रूप में भी हो सकती है, कैश के रूप में भी हो सकती है। किसी भी रूप में हम कैपिटल को व्यापार में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। अब देखिए
यहाँ पे ये जो एक एंट्री देख लीजिए, ये एक वित्तीय व्यवहार है कि 5 लाख रुपए का निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। तो अब हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से क्या देखेंगे कि एक तो परिसंपत्तियां यानी असेट्स है कि व्यापार में 5 लाख रुपए की असेट आई, मतलब 5 लाख रुपए चाहे कैश में आ गए या किसी संपत्ति के फर्नीचर के रूप में, किसी भी चीज के रूप में हमारे पास 5 लाख रुपए आ गए। एक हमारे पास कैपिटल है, ठीक है, पूंजी, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या आई, पूंजी आई। तो अब देखिए दो खाते यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में मैंने यही बताया कि एक खाता है डेबिट पक्ष और एक है क्रेडिट पक्ष, तो दोनों खाते यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं। तो सिंपल सा क्या है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का मीनिंग कि किसी भी वित्तीय व्यवहार है उसमें दो पक्ष प्रभावित होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। अब देखिए डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है, इसमें तीन टाइप के जो अकाउंट्स है, खाते हैं, वो बनाए जाते हैं। एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है वास्तविक, एक होता है नाम मात्र, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तीन प्रकार के खाते हम दोहरा लेखा प्रणाली में बनाएंगे। और दोहरा लेखा जो प्रणाली है वो किस पे, द्विपक्षीय, एक अकाउंटिंग में अवधारणा ही चलती है द्विपक्षीय अवधारणा, उसके तहत दोहरा लेखा प्रणाली। अब देखिए आगे देखिए, एक लेखांकन समीकरण है अकाउंटिंग इक्वेशन कि जो परिसंपत्तियां हैं असेट्स है वो किसके बराबर होनी चाहिए, लाइबिलिटीज और कैपिटल के। जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे वित्तीय विवरण के अंतर्गत तब ये अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे। तो एक बार इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए कि जो असेट्स है उनका जो टोटल है वो किसके बराबर होना चाहिए, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बराबर। तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो हम ये कह सकते हैं कि हमने अकाउंटिंग की प्रोसेस है वो सही तरीके से समझ ली और कर ली। जब हमारा योग क्या हो जाएगा, असेट्स का योग कैपिटल और लाइबिलिटीज के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जो प्रारंभिक पुस्तकें हैं, प्रारंभिक पुस्तकों से व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट और लाभ हानि खाता बनाया जाता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बनाया जाता है। अब देखिए दोहरा लेखा प्रणाली के अंदर क्या होता है कि प्रारंभिक पुस्तकें होती है, जो हमने क्या देखा पुस्तक पालन में कि हम अकाउंटिंग का ये प्रथम चरण है जिसमें हम प्राइमरी बुक्स होती है उसमें क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन की। उन ट्रांजैक्शन के बाद हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत क्या किया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट अकाउंट बनाया जाता है। किसकी सहायता से, प्राथमिक जो पुस्तकें होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उनकी सहायता से। अब देखिए दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाएं, अवस्थाओं का मतलब क्या होता है कि हम किस रूप में अकाउंटिंग की क्रिया को करेंगे, कि हम कौन कौन से स्टेप लेंगे जिनसे अकाउंटिंग दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत अकाउंटिंग होगी। तो फर्स्ट जो है वो है प्रारंभिक अवस्था, इसमें क्या है, प्रारंभिक लेखा, प्रारंभिक लेखा, उसके बाद है वर्गीकरण एवं खतौनी, फिर है सारांश व अंतिम खाते। एक बार आप ध्यान से इस चीज को देखिए, आपको अकाउंट्स का थोड़ा सा बेसिक समझ में आएगा। देखिए प्रारंभिक लेखा का मतलब क्या होता है, कोई भी जैसे छोटा एक बिजनेस है तो वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि उसने 10,000 रुपये का कुछ माल क्रय किया, वो क्या करेगा, सपोज 20K का 20,000 का माल विक्रय भी करेगा, फिर वो उसका कोई डेटर है, सपोज ए नाम है, उसने उसको 5,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये किसी के मांगता था, डेटर का मतलब वो किसी के पैसे मांगता था जो बिजनेस कर रहा है वो। तो इस तरह से कुछ ट्रांजैक्शन हुए कि वो माल बेच रहा है, डेटर से प्राप्त कर रहा है, क्रेडिटर से क्रेडिटर को पैसे दे रहा है। तो उनको जब हम किसी बुक में रखेंगे जो प्राइमरी बुक होगी उसमें हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो उस रिकॉर्डिंग को क्या कहते हैं, प्रारंभिक लेखा यानी जर्नल। अब एक जर्नल नाम से क्या होती है, बुक होती है, उसमें ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती है। तो जर्नल में क्या होता है कि एक फॉर्मेट होता है जर्नल का, छोटा सा आपको बता देता हूं। देखिए ऐसे एक किताब होती है उसमें हम लिख देते हैं जर्नल के खातों को। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा सा बात है कि हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लिख रहे हैं तो एक डेबिट साइड हो गई और एक क्रेडिट साइड हो गई। यहाँ पे अमाउंट लिखे जाएंगे, यहाँ पे डेबिट का अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट, यहाँ पे लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स,
पर्टिकुलर्स का मतलब विवरण, हम क्या लिखने वाले हैं, और यहाँ पे डेट आएगी। और एक कॉलम यहाँ पे बनता है लेजर फोलियो का, कि हम यहाँ पे क्रम लिखेंगे इनका। तो ये एक फॉर्मेट है जर्नल जो होता है उसका, कि जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपये का माल खरीदा, 20,000 रुपये का माल बेचा, ये सारे जब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा तो ये क्या हो गई, मेरी जर्नल बुक। तो इसको ही क्या कह दिया मैंने, प्रारंभिक लेखा। सिंपल सा। हमें जर्नल एंट्री सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस नॉलेज होना चाहिए कि प्राइमरी बुक्स क्या होती है। अब देखिए, मेरे पास खूब सारे वित्तीय व्यवहार, इकोनॉमिक वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गए कि आज के मतलब दिन मैंने ये चीज़ें करी, फिर मैं कल ये चीज़ें करूँगा। तो फिर क्या होगा कि मेरे पास खूब सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। तो अब मैं उनको वर्गीकृत करूँ, क्लासीफाई करूँ, तो क्या होगा कि मुझे आसानी होगी कि मुझे उस किसी भी जो अकाउंट है उसका बैलेंस निकालने के लिए, कि भाई मैं किसी के कितने पैसे मांगता हूँ, किसी को कितने पैसे देने हैं, कितना मैंने माल खरीदा है, कितना मेरा स्टॉक बचा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उन ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो वर्गीकरण जो करते हैं उसको क्या नाम दिया गया है, लेजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, खतौनी हिंदी में। तो लेजर में क्या होता है कि वर्गीकरण होता है, अलग अलग खाते बना देते हैं। कि एक खाता मैंने सपोज जैसे क्रेडिटर का बना दिया कि ये मेरा क्रेडिटर का अकाउंट है, कि कोई ए नाम से क्रेडिटर है मेरा, तो मैंने उसको इस डेट को इतने पैसे दे दिए, इस डेट को उसने मतलब और मैंने पैसे ले लिए, या और उसका उधार में माल उससे खरीद लिया, इस टाइप की सारे ट्रांजेक्शन। या फिर कोई डेटर है, ठीक है, या फिर क्या होगा कि मेरा जो स्टॉक है वो कितना बचा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, अलग अलग जो अकाउंट बनेंगे उनमें जब क्लासीफाइड कर लेंगे उन खातों को, तब उसको क्या बोल देंगे, लेजर बोल देंगे। सिंपल सा है कि जो हमारे जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, आर्थिक जो हमारे व्यवहार है, मौद्रिक व्यवहार, उनको जब हम क्लासीफाइंग करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा लेजर पोस्टिंग, यानी वो लेजर हो जाएगा, खतौनी जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा कि हमने खूब सारे जो हमारे ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड वो कर लिया, क्लासीफाइड कर लिया। क्लासीफाइंग के बाद क्या होगा कि हम उनका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस क्यों निकालेंगे, देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, आप किसी के पैसे मांगते, आप सपोज करिए कि आपका कोई दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, और वो आपसे पूरे साल भर कभी पैसे लेता है, फिर दे देता है, फिर और लेता है, फिर देता रहता है। तो आप अगर सपोज कीजिए किसी एक डेट को आपके मन में ख्याल आया कि नहीं यार बहुत दिन हो गए, ये मुझे परेशान कर रहा है, आज मैं बैलेंस निकालता हूँ कि इसके मैं कितने पैसे मांगता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस निकालना पड़ेगा कि मैं फाइनल इसके इतने पैसे मांगता हूँ। तो इसलिए हमें सारांश क्या निकालना पड़ेगा। तो उस चीज़ को हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस। यानी कि जो हमारे जो ट्रांजेक्शन है, हम वर्ष भर जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस के रूप में उनका अंतिम शेष निकालें कि हमारे पास इतना स्टॉक बचा है, हमारे पास डेटर को डेटर से हमें कितने पैसे लेने हैं, ठीक है, जो देनदार है हमें कितने पैसे देंगे, हमारे जो लेनदार है उनको हम कितने पैसे चुकाएंगे, हमारा जो परचेज अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस बचा हुआ है, हमारी जो सेल्स है वो कितनी सेल्स हो रही है। तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारांश निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या क्या नाम दिया है, ट्रायल बैलेंस। और फिर क्या होगा कि हम क्या करने बैठे हैं, व्यापार। और व्यापार करने के लिए किस लिए बैठे हैं कि हमें क्या कमाना है, लाभ कमाना है। हर आदमी चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाऊं। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या सूचना देगा कि व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि, और बैलेंस शीट क्या बताएगा कि हमारे व्यापार की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, अच्छी है या बुरी है, और हमारे जो असेट्स है, हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं, हमारे कितने दायित्व है, ये सारी जानकारी कौन देगा, बैलेंस शीट। तो ये क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली की 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहली कौन सी है, प्रारंभिक लेखा, जिसमें हमने क्या किया, जनरल मतलब जो वित्तीय व्यवहार है उनको रिकॉर्ड किया हमने, प्राइमरी बुक में उनको रिकॉर्ड किया, उसको क्या नाम दिया हमने, प्रारंभिक लेखा। उसके बाद क्या किया हमने, उनका वर्गीकरण किया, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें खूब सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उनका वर्गीकरण किया तो उसको नाम दिया हमने लेजर। और तीसरा है ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट और बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट। तो इसमें हमने क्या किया, जो हमारा व्यवसाय है उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया। तो इस तरह से हमने दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाएं देखी। अब देखिए आगे हम देखेंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली में खातों के नियम। मैंने आपको 3 खाते बताए दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत, एक बताया पर्सनल, एक बताया रियल और एक बताया
नॉमिनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और ये नाम मात्र का खाता। अब देखिए पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि ऐसा अकाउंट जो किसी फर्म, व्यक्ति, संस्था से रिलेटेड हो। सीधा सा है कि जो हमारे डेटर और क्रेडिटर के जो खाते होते हैं उनको क्या बताया गया है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का जो नियम है वो क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत, कि पाने वाले व्यक्ति को, पाने वाले खाते को क्या कर दो, डेबिट कर दो, नाम कर दो, देने वाले खाते को क्रेडिट यानी जमा कर दो। अब अगर अकाउंटिंग, थोड़ा सा अगर आपको अकाउंटिंग का नॉलेज लेना है तो जनरल एंट्री में ये चीज़ें काम में आती है, पर हमें क्या करना है, इन चीज़ों को थोड़ा सा एक तरह से समझ लीजिए, रटना है कि दोहरा लेखा प्रणाली में ये डेबिट और क्रेडिट का क्या नियम होता है। सीधा सा है कि पाने वाले खाते को क्या कर दो, डेबिट कर दो, देने वाले खाते को क्रेडिट यानी जमा कर दो। अगर हमारा डेटर क्या कर रहा है, वो क्रेडिटर को हम पैसे दे रहे हैं तो उसको क्या कर दो, वो पाने वाला खाता है तो उसको डेबिट कर दो, और देने वाला है उसको क्रेडिट कर दो। एक सिंपल सा एक नियम है ये। उसके बाद है वास्तविक खाते। वास्तविक खाते कौन से होते हैं, रियल अकाउंट, जो संपत्ति असेट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी संपत्ति कौन सी होती है, संपत्तियां फर्नीचर है, बिल्डिंग है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है। ठीक है, ये भी हमारी क्या असेट्स है। तो इनको क्या बोल दिया, रियल अकाउंट। जो किससे रिलेटेड होते हैं, असेट से रिलेटेड होते हैं, वो रियल अकाउंट है। थर्ड है इसमें, हाँ, रियल अकाउंट में हम क्या देखेंगे, नियम देखेंगे कि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम करेंगे तो कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, कि जो आने वाली वस्तु है उसको तो डेबिट कर दो, जाने वाली वस्तु है उसको क्रेडिट कर दो। जैसे अगर हमारे व्यवसाय में हमने एक फर्नीचर खरीदा व्यवसाय के लिए, तो वो कौन सी आने वाली वस्तु है, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। और हमने अगर किसी संपत्ति का क्या कर दिया, रीसेल कर दिया, उसको बेच दिया, तो हम उसको क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये सिंपल सा नियम है। फिर है नाम मात्र के खाते, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, जो व्यवसाय की आय, जो इनकम होती है या लॉस, प्रॉफिट, वो प्रॉफिट होता है या फिर हानि या खर्चे, उनसे रिलेटेड होता है। यानी व्यवसाय की कितनी आय है, व्यवसाय का कितना लाभ है, व्यवसाय का कितनी हानि है, या व्यवसाय के कौन कौन से खर्चे हैं, इनसे जो संबंधित अकाउंट है वो कौन सा है, नाम मात्र का अकाउंट। तो इसका नियम क्या है कि जो खर्चे और हानि है उनको हम कर देंगे डेबिट, और लाभ और आय है उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर व्यवसाय को लाभ हो रहा है या इनकम हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगा, खर्चे हो रहा है या हानि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 3 नियम और 3 खाते दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। अब देखिए आगे है जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है, उसके कुछ गुण और दोष है। कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि आप दोहरा लेखा प्रणाली के गुण और दोष की विवेचना कीजिए, या दोहरा लेखा प्रणाली में कौन से गुण और दोष है। तो कुछ पॉइंट हमें ध्यान में रखने। देखिए हम ये देख रहे थे कि जो इकरा लेखा प्रणाली है, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है, उसमें हम क्या देख रहे थे कि हम एक ही जगह पे एक रफ वर्क में क्या कर रहे थे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर हमें क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा था कि हमने क्या रिकॉर्ड किया, क्या नहीं किया। तो अब इसमें क्या किया हमने, पूर्णतः वैज्ञानिक और विश्वसनीय पद्धति है, क्योंकि इसमें हम लेखा मानकों को, लेखा जो स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनको यूज में लेते हैं। एक तरह से हम खाते बनाते हैं, फिर उनका बैलेंस निकालते हैं। तो इसलिए क्या है, ये पूर्णतः वैज्ञानिक और विश्वसनीय पद्धति। आर्थिक स्थिति की क्या करती है, ये सही जानकारी देती है। सूचना प्राप्ति में सुगमता, यानी जब भी हमें डेटा अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉपर हमारे पास क्या खाते मेंटेन है, हमारे पास बैलेंस शीट है, तो सूचना लेने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। इसके अलावा क्या है, छल व कपट की कम संभावना है, यानी कि यहाँ पे जो छल और कपट है, यानी कि अगर कोई इसमें गबन करना चाहेगा तो उसकी संभावना क्या है, यहाँ पे बहुत कम है। उसके बाद है तुलनात्मक अध्ययन संभव, यानी जब हमारे पास हमारे जो P&L अकाउंट होगा, हमारे पास बैलेंस शीट होगी, तो हम क्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे कि हमारे लास्ट ईयर की सेल इतनी थी, हमारे लास्ट ईयर के जो असेट्स थे वो इतने थे, इतने कम हो गए, इतने ज़्यादा। या फिर हम किसी दूसरी फर्म है उसकी बैलेंस शीट से या P&L अकाउंट से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी जो व्यवसाय है उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। इसके बाद क्या है, वैधानिक जो मान्यता प्राप्त पद्धति है, यानी ये क्या है, लेखा मानकों के तहत वैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसको कोर्ट में एविडेंस के रूप में भी, अगर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम से अगर हम अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो हम कोर्ट में एज ए एविडेंस इसको प्रूफली वो प्रस्तुत कर सकते हैं। अब देखिए दोष क्या है इसके, कि योग्य एवं पेशेवर व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। सीधी सी बात है कि सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है वो तो एक नॉर्मल जो दुकानदार है वो भी कर सकता है,
पर इसके लिए हमें क्या चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, तो योग्य और पेशेवर व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। और यह एक खर्चीली प्रणाली है क्योंकि इसमें कर्मचारी चाहिए, गलती व अशुद्धि पकड़ना कठिन, छोटे व्यापारियों उपक्रमों के लिए उपयोगी नहीं। तो ये कुछ इसके दोष हमने देखे। अब देखिए आगे हम देखेंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली है, उसमें कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण प्रविष्टियां। तो अब हम देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली में जो उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रविष्टियां हैं, एंट्रीज है। लास्ट ईयर इनसे सवाल आ चुका है कि मिश्रित जो प्रविष्टि है, कंपाउंड एंट्री है, उसके बारे में सवाल आ चुका है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा हम देखेंगे। अब देखिए एंट्री का मतलब क्या होता है कि जब हम जनरल बनाते हैं, प्रारंभिक जो बुक है हमारी, उसमें जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, एंट्री करते हैं। वो एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है जो मैंने आपको बताया था, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, जो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट है वो मैंने बताया था आपको। तो एंट्रीज का मतलब होता है कि उस वित्तीय व्यवहार को हमें रिकॉर्ड करना, ये तो हो गई एंट्री। अब उस एंट्रीज को हम देखेंगे तो एक है ओपनिंग एंट्रीज यानी प्रारंभिक प्रविष्टि। नाम से ही दिख रहा है आपको कि नए लेखांकन वर्ष के आरंभ में नई लेखा पुस्तकों में, मतलब पुस्तक के प्रारंभ करने के लिए संपत्तियां, असेट्स है, देनदारियां व पूंजी है, उनकी आरंभिक शेष को जनरल में रिकॉर्ड करना। यानी जो हमारे जो हम जब भी नई पुस्तकें डालेंगे तो उसमें क्या होगा, असेट्स का कुछ बैलेंस होगा, देनदारियां जो डेटर होंगे, कैपिटल होगा हमारा, उनके जो ओपनिंग शेष है उनको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे जनरल में। उस चीज़ को हमने क्या नाम दे दिया, ओपनिंग एंट्री। इसके बाद है एक क्लोजिंग एंट्री। लेखा वर्ष के अंत में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के शेष को क्या करते हैं, लाभ हानि खाते में भेजना। यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसमें जो बैलेंस ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, उसको क्या कहेंगे हम, क्लोजिंग एंट्री। उसके बाद है ट्रांसफर एंट्रीज। इसके अंतर्गत एक खाते के शेष को दूसरे खाते में भेजा जाता है, जैसे आहरण खाते को पूंजी खाते में भेजना। देखिए आहरण क्या होता है, ड्रॉविंग। ड्रॉविंग क्या होता है कि हम अगर व्यवसाय कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि हमारे पास हमारा साबुन का व्यवसाय है, कि हम डव शॉप है उनको बेच रहे हैं। अब देखिए कि कभी हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें नहाना है तुरंत, और हमने ये देखा कि हम क्यों ना मैं इससे शॉप से ही एक साबुन ले लेता हूँ, उसको हमने क्या दिया, ड्राइंग बोला। यानी अपने व्यवसाय से अगर हम कुछ चीज़ें खरीद वो लेके और यूज़ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। अब ड्राइंग खाता एक बनाएंगे, क्योंकि व्यवसाय में क्या होता है कि जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसमें आता है एक सेपरेट एंटिटी जो कॉन्सेप्ट आता है कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा। इसमें क्या होता है कि जो व्यवसाय और व्यवसाय का मालिक होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हमने व्यवसाय से क्या लिया, साबुन ली, तो हम उसकी क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, तो ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे। अब ड्राइंग अकाउंट के शेष को क्या करेंगे, पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे, तो इसकी एंट्री हमने क्या की, ट्रांसफर एंट्री, हस्तांतरण प्रविष्टियाँ। क्या होती है, एक खाते के शेष को दूसरे खाते में भेजने की प्रविष्टि क्या होती है, हस्तांतरण एंट्री यानी ट्रांसफर अकाउंट, ट्रांसफर एंट्री। उसके बाद है एडजस्टमेंट एंट्रीज, समायोजन प्रविष्टियां। नाम से ही आपको दिख रहा है, ये क्या होती है, उपार्जन के आधार पे होती है। उपार्जन का मतलब है कि एक्रूवल बेसिस जिसको बोला जाता है अकाउंटेंसी में, कि उपार्जन के आधार पे की गई प्रविष्टियों को वर्ष के अंत में ठीक करने के लिए समायोजन प्रविष्टि करनी पड़ती है। देखिए उपार्जन शब्द से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि उपार्जन क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ऐसे खर्चे जिनका भुगतान हमने आज कर दिया, यानी हम खर्चे तो बाद में होने, हमने उनका पहले से ही कुछ चुका दिया है, तो पूर्वदत्त जो व्यय है प्रीपेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया व्यय, यानी कुछ हमारे बकाया खर्चे हैं। अक्रूवल इनकम, वो अक्रूड इनकम या अनअर्न इनकम, ऐसे इनकम जो हमने अर्न नहीं की है परंतु हमें प्राप्त हो चुकी है। तो ये क्या है कि कुछ जो खर्चे हैं, कुछ इनकम है, उनको हम एडजस्ट करेंगे, तो कौन सी एंट्री से करेंगे, समायोजन प्रविष्टियों से। कि उपार्जन के आधार पर की गई प्रविष्टियों को वर्ष के अंत में ठीक करने के लिए समायोजन प्रविष्टि करनी पड़ती है। उपार्जन क्या एक अवधारणा है, अकाउंटिंग में एक अवधारणा चलती है उपार्जन की। उसमें क्या होता है कि अगर व्यवसाय है उसमें हम ये देखेंगे कि कोई खर्चा है या कोई हानि है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। सीधा सा एक सिंपल सा एक फंडा है कि हम व्यवसाय में देखते हैं कि कई बार प्रीपेड जो एक्सपेंस है पहले से किन्हीं खर्चों को हम आज ही कर देते हैं, या फिर कोई आउटस्टैंडिंग बकाया भी रह जाता है, ठीक है। इस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री को हमने देखा। अब देखिए आगे है शोधन प्रविष्टियाँ।
शोधन प्रविष्टियाँ क्या है? प्राथमिक पुस्तकों में अशुद्धियों के शोधन के लिए, यानी अगर कोई एरर आ जाता है, हमने जो अकाउंटिंग करते हैं उसमें कोई एरर आ जाता है तो उनको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? अशुद्धियों को ठीक करने के लिए शोधन प्रविष्टियाँ करते हैं। अब देखिए ये सवाल आ चुका है आरएस मेंस में 2021 में 15 मार्क्स का, 15 वर्ड का सॉरी। कंपाउंड एंट्रीज, मिश्रित जनरल प्रविष्टियाँ। मिश्रित जनरल प्रविष्टियाँ क्या होती है? जब दो या दो से अधिक लेन देन एक ही तिथि को हो तथा उनका संबंध एक ही खाते से हो तो ऐसे व्यवहारों को अलग अलग न लेखा करके एक ही प्रविष्टि कर दी जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं मिश्रित प्रविष्टियों का अपन। जैसे मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये महेश, एक मेरा डेटर था, उससे मिले कि महेश से मुझे 10,000 रुपये मिले, ठीक है। फिर मैंने 5,000 रुपये का कोई खर्चा कर दिया, ठीक है। कोई भी मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है मेरा, वो मैंने चुका दिया, ठीक है। और मैंने मान लीजिए कि 5,000 रुपये का कोई माल बेच दिया, यानी मैंने सेल कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि 5,000 रुपये मेरे पास से कैश क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। महेश को मैंने इस इलेक्ट्रिसिटी बिल को मैंने कैश में पेमेंट किया तो 5,000 रुपये मेरे पास से जा रहे हैं। महेश से मुझे 10,000 रुपये में क्या मिल गया? कैश मिल गया। और 5,000 रुपये मैंने सेल किए तो वहाँ से भी मुझे कैश मिला। तो देखिए खाता तो एक है, कैश अकाउंट, और एक ही तिथि को हो रहे हैं। मान ले इस आज के दिन ही मुझे ये सारे ट्रांजेक्शन हुए तो मैं क्या करूंगा? इनको अलग अलग नहीं रिकॉर्ड करके एक ही प्रविष्टि कर दूंगा। उसको ही मैंने क्या बोल दिया? मिश्रित प्रविष्टियां, यानी कंपाउंड एंट्रीज। ये सवाल लास्ट ईयर आ चुका है तो एंट्रीज के जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या होता है। सिंपल सा है सारी चीज़ें कि एक है ओपनिंग एंट्री है, जो बैलेंस होंगे असेट्स के इनके, उनको हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। जो आरंभिक शेष होगा उनको। क्लोजिंग एंट्री में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के शेष को क्या करेंगे? लाभ हानि खाते में भेजेंगे। ट्रांसफर एंट्रीज में क्या है कि एक खाते के शेष को दूसरे खाते में भेजेंगे। ड्राइंग का हमने एग्जांपल लिया। एक है एडजस्टमेंट एंट्रीज, यानी समायोजन करेंगे। हम क्या करेंगे? जो प्रीपेड एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इनका जब समायोजन करेंगे उसको क्या नाम दिया हमने? एडजस्टमेंट एंट्रीज। उसके बाद हमने देखी शोधन प्रविष्टियां, यानी जो अशुद्धियां हैं उनके शोधन, अशुद्धियों को ठीक करेंगे, उन एंट्रीज को क्या नाम दिया? शोधन प्रविष्टियां। और कंपाउंड एंट्रीज, यानी अगर एक ही तिथि को कोई एक ही खाते से संबंधित व्यवहार, अलग अलग जो व्यवहार है वो एक ही तिथि को हो रहे हैं तो हम उसको अलग अलग नहीं लिख के क्या करेंगे? एक ही जगह पे लिखेंगे। उसको हमने नाम दिया कंपाउंड एंट्री। अब देखिए आगे हम देखेंगे हमने कौन कौन सी यूनिट, एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया। हमने देखिए लेखांकन की दो लेखा प्रणाली है, उसका सामान्य ज्ञान है, ये वाली चीजें हमने कर ली। अब हम उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखांकन को देखेंगे। आगे हम देखेंगे उत्तरदायित्व लेखांकन, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है? देखिए सपोज कीजिए कि आपके घर में शादी है और हमने क्या तय किया कि हमारी शादी में जो अनावश्यक खर्चे हैं उनको हम रोकें, और हमारे जो शादी में हमें गिफ्ट मिलेंगे, कैश के रूप में भी कुछ मिलेगा, उन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, जिससे क्या हो कि हमारी शादी अच्छे से हो सके हमारे घर में जो शादी है। तो अब देखिए हमने क्या किया कि घर में शादी थी तो शादी के जो मेन जो खर्चे होते हैं, देखिए खाना होता है, ठीक है, तो एक कैटरिंग का खर्चा होता है। तो सपोज कीजिए ए हमारी शादी में कोई मेंबर है ए नाम से, उसको हमने बोला कि भाई तुम्हें ये देखना है कि शादी में जो खाना है वो वेस्टेज ना जाए, कैटरिंग वाला है उसको अच्छे से मैनेज करना है, इसकी जो जो कॉस्ट है उसको कम से कम करना है, खाने की जो कॉस्ट है। फिर हमने एक जो बी नाम से कोई है उसको बोला कि तुम्हें डीजे को संभालना है, कि जो डीजे का जो खर्चा है, जो म्यूजिक का खर्चा है, जो फ्लोर लगेगा घर में, उसके लिए तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उसके बाद देखिए हमारी शादी में हमें कुछ इनकम प्राप्त होती है। कैसे? बात है हमारी शादी में, जो हमारा ननिहाल पक्ष है वो बात लेके आता है, कन्यादान जो मिलता है, सपोज कीजिए लड़की की शादी है, ठीक है, इस तरह से हमें शादी में कुछ इनकम भी प्राप्त होती है। तो सी को बोल दिया गया कि तुम्हें ये सारी चीज़ें देखनी है। और भी शादी में बहुत सारे खर्चे होते हैं, मान ली डी को और कुछ काम दे दिए गए कि तुम्हें
जो डेकोरेशन है वो सारे सजावट की जो चीज़ें हैं वो तुम्हें देखनी है। तो इस तरह से क्या किया हमने, ABCD 4 व्यक्ति है, ठीक है, उनको हमने काम बांट दिए कि शादी में हमें अनावश्यक जो लागतें हैं उनको कम करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इनको काम दे दिया जाएगा तो सब लोग क्या करेंगे कि अच्छे से एक ध्यान केंद्रित करते हुए शादी में हर चीज़ को देखेंगे कि हमारा जो अनावश्यक खर्चा है वो ना होए। तो उत्तरदायित्व लेखांकन है वो भी एक सिंपल सा शादी की तरह ही है। इसमें क्या कर दिया हमने, देखिए, उत्तरदायित्व लेखांकन प्रबंधन लेखांकन के अंतर्गत एक नियंत्रित प्रणाली है जहाँ पे अनावश्यक लागतों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है। हमने वही शादी का एग्जाम्पल लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखिए कीवर्ड देखिए कुछ, एक तो क्या ये प्रबंधन लेखांकन के अंतर्गत प्रणाली है। मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो लेखांकन के जो प्रकार है या शाखाएं हैं उनमें बताया था क्या होता है, कौन से जो नीति है अकाउंट, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो नीति है, डिसीजन मेकिंग है, कॉस्ट कंट्रोल है, उनके लिए हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखा। तो उत्तरदायित्व लेखांकन क्या है, प्रबंधन लेखांकन के अंतर्गत एक नियंत्रित प्रणाली है जहां अनावश्यक लागतों को नियंत्रित करने के लिए क्या कर दी जाती है, जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है। शादी का एग्जाम्पल देखा हमने, सक्षम व्यक्तियों को उचित अधिकार सौंपकर उत्तरदायित्व केंद्र बनाए जाते हैं। सीधी सी बात है, शादी में भी हम क्या देखेंगे, जब पैसे का मामला है तो सक्षम व्यक्तियों को देंगे। ऐसे थोड़ी होगा कि कोई शराबी व्यक्ति हमारे परिवार में, उसको हमने वो जिम्मेदारी सौंप दी कि तुम देखना, उसके भरोसे तो शादी हो गई, वो तो दूसरे दिन ही उठेगा आराम से मस्त होके। तो हमने क्या किया, सक्षम व्यक्तियों को जिम्मेदारियां सौंप दी। तो इस तरह से उत्तरदायित्व लेखांकन देखा, क्या किया हमने कि सक्षम व्यक्तियों को जिम्मेदारियां सौंप दी कि आप जो अनावश्यक लागतें हैं उनको नियंत्रित करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब देखिए उत्तरदायित्व लेखांकन की विशेषताएं देखेंगे। राजस्व और लागत का सही विवरण, सीधी सी बात है, हमने जिम्मेदारियां सौंप दी है तो हमें कितनी राजस्व यानी आय होगी और हमारी कितनी लागत आएगी उसका एक सही विवरण हमें मिलेगा। बजट बनाने में सहायक, यानी हम ऑर्गेनाइजेशन में जब बजट बनाएंगे कि हमारा कितना एक साल का बजट होना चाहिए तो हमें उसमें हेल्प मिलेगी। जवाबदेही और उत्तरदायित्व के अंतर को परिभाषित करता है या स्पष्ट करता है, यानी एक होता है जवाबदेही, एक होता है उत्तरदायित्व। कि जिम्मेदारी मतलब जब दे दी हमने तो उत्तरदायित्व भी तय होगा कि भाई वो लागत नियंत्रण के लिए काम कर रहे हैं। प्रदर्शन की सही रिपोर्टिंग संभव, यानी जो परफॉर्मेंस होगी उसकी रिपोर्टिंग भी अच्छे से संभव है। तो ये कुछ बुलेट्स हमने देखे उत्तरदायित्व लेखांकन की विशेषताओं में, 4 जो चीजें हैं वो एक बार देख लीजिए आप। अब आगे है उत्तरदायित्व केंद्र, ठीक है, कॉस्ट सेंटर, ये उत्तरदायित्व केंद्र सॉरी। शादी में हमने क्या किया, 4 व्यक्तियों को A, B, C और D को 4 चीजों की जिम्मेदारियां दे दी। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे कि हम जब उत्तरदायित्व लेखांकन करेंगे तो 4 केंद्र बनाएंगे। उन केंद्र को ABCD जो हमने नाम दिए उनको ही हमने अलग नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं। देखिए उत्तरदायित्व केंद्र का RS मेंस का 2021 का सवाल भी आया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है वो कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। ये सवाल RS मेंस में आ चुका है। तो देखिए वे केंद्र जिनके लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर दी जाती है, ठीक है, उनको ही क्या बोल दिया, उत्तरदायित्व केंद्र। इसमें एक है कॉस्ट सेंटर, लागत केंद्र। देखिए नाम से हमें स्पष्ट हो रहा है कि कॉस्ट सेंटर में क्या होगा कि लागत के ऊपर उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि हमारे हम जो प्रोडक्शन जो भी गुड्स और सर्विसेज का कर रहे हैं उनकी लागत के संबंधित जो भी जिम्मेदारी होगी वो कॉस्ट सेंटर में आएगी। एक है आगम केंद्र यानी रेवेन्यू सेंटर। सारे नाम से स्पष्ट हो रहे हैं कि जो हमारे जो व्यवसाय है उसकी जो रेवेन्यू जहाँ से जिन जिन स्रोतों से मिल रही है उनके लिए हम क्या करेंगे, जिम्मेदारी तय करेंगे। फिर है लाभ केंद्र, यानी हमारी जो रेवेन्यू होगी, आगम होगी और हमारी जो लागत होगी उसमें से हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो उसके लिए हमने एक जिम्मेदार केंद्र बना दिया है, उसको नाम दिया है लाभ केंद्र, प्रॉफिट सेंटर। एक है निवेश केंद्र, यानी लाभ कमाने के बाद क्या होगा, हम जो हमारी इनकम है और उसको बढ़ाना चाहेंगे तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे। तो उसके लिए हमने एक निवेश केंद्र, इन्वेस्टमेंट सेंटर बना दिया है। तो ये 4 सेंटर क्या है, उत्तरदायित्व केंद्र। RS मेंस 2021 में ये सवाल आ चुका है। अब देखिए उत्तरदायित्व लेखांकन का महत्व क्या है। जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान आसान, ठीक है, सही है एकदम से कि जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनकी पहचान आसान हो गई।
कर्मचारियों में अभिप्रेरणा और दक्षता का विकास हो जाएगा, क्योंकि जब उनको ये कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट के जो सेंटर है, इन्वेस्टमेंट सेंटर है, इनको अलग अलग जब बांट देंगे तो कर्मचारियों में क्या होगा, काम करने की ज़्यादा उनको अभिप्रेरणा मिलेगी। अलग अलग काम उनको बांट देंगे, अलग अलग सेंटर बना देंगे। फिर है डेटा उपलब्धता में आसानी, क्योंकि हमने जब वर्गीकरण ही कर दिया तो हमारे पास डेटा जो हमें चाहिए वो आसानी से हमें क्या हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा, जिससे क्या होगा, भविष्य के उतार चढ़ाव से निपटने में सहायता मिलती है। कि भविष्य में सपोज कीजिए जो आर्थिक मंदी आई या कुछ ऐसा व्यवसाय मतलब वातावरण बना, तो उससे हमें उन डेटा के आधार पे हमें क्या जो सहायता मिल जाएगी कि हम उतार चढ़ाव का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने उत्तरदायित्व केंद्र और उत्तरदायित्व लेखांकन का महत्व देखा। अब देखिए आगे, हम देखेंगे उत्तरदायित्व लेखांकन के नुकसान। ये भी RS मेंस 2016 में ये सवाल पूछा जा चुका है कि उत्तरदायित्व है जो लेखांकन है उसके नुकसान कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला कौन सा है, नियंत्रित व अनियंत्रित लागत का निर्धारण करना मुश्किल कार्य है। देखिए दो प्रकार की लागतें होती हैं, कई लागतें ऐसी मतलब होती है जो फिक्स्ड होती है, जैसे बिल्डिंग का सपोज आपने एक रेंट पे बिल्डिंग ले रखी है, उसका जो किराया है वो आपको हर मंथ देना ही देना होगा, उसमें आप कोई भी कमी नहीं कर सकते। अब उसमें एक ये चीज़ हो सकता है कि हमें अगर दूसरी जगह पे कोई सस्ती बिल्डिंग मिल रही है तो हम उसको ले सकते हैं, पर ये निर्धारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी लागतें क्या है, नियंत्रित है और कौन सी अनियंत्रित है। इसी टाइप से व्यक्तिगत व कंपनी के हितों में टकराव। अब हम जब लागत केंद्र बनाएंगे तो हर व्यक्ति मतलब जो व्यक्तिगत रूप से काम करेगा और कुछ कंपनी के हित होंगे, तो वो क्या करेंगे, उन जो केंद्र है उनमें आपस में टकराव होएगा। और अंतर विभागीय प्रतिद्वंदता, जो चारों सेंटर है उनमें क्या होगी, अंतर विभागीय प्रतिद्वंदता होगी, हर सेंटर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। तो ये सारे क्या हो गए, नुकसान हो गए। अब आगे है सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग क्या होता है, देखिए सोशल अकाउंटिंग में क्या होता है कि देखिए कोई भी व्यवसाय होता है उसका जो मेन उद्देश्य क्या होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाऊं, प्रॉफिट कमाऊं। तो पहले क्या होता था कि जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि मतलब जो व्यवसाय है उसका जो ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, वो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाऊं। पर देखिए व्यवसाय इस लाभ कमाने के चक्कर में बहुत सारे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है, कुछ सामाजिक नुकसान भी पहुंचाता है। तो उन जो सामाजिक और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाता है उसके कारण क्या हो जाता है, उसका एक जिम्मेदारी ये भी हो जाती है कि वो लाभ कमाने के साथ साथ क्या करे, समाज का भी कुछ कल्याण करे। तो उस समाज को जो कल्याण करने की जो प्रवृत्ति है उसका जो अकाउंटिंग करेंगे उसको ही क्या बोल दिया गया है, सामाजिक लेखांकन। देखिए पिछले कुछ समय में व्यवसाय में विकास के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा का विकास भी हुआ है। बिना समाज के व्यवसाय का विकास संभव नहीं है। सही बात है कि बिना समाज क्या है, समाज से ही तो व्यवसाय बना है, मतलब व्यवसाय को क्या करना चाहिए, तेरा तुझको अर्पण, समाज से ही व्यवसाय बना है। तो बिना व्यवसाय के समाज का विकास ही संभव नहीं, वो बिना समाज के व्यवसाय का विकास संभव नहीं है। सामाजिक लेखांकन में क्या होता है, किसी कंपनी की उन सूचनाओं का पुनर्मूल्यांकन तथा प्रस्तुतिकरण शामिल है जिनका संबंध वित्तीय विषयों के बजाय सामाजिक लाभों व कार्यों से होता है। ये पार्क और ग्रे कोई विद्वान है, उनकी एक डेफिनेशन है कि जो वित्तीय सूचनाएं होती है उनका जो भी डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं उनका संबंध क्या है, वित्तीय जो विषय उनसे नहीं है, किससे है, जो सामाजिक काम कर रहा है। ठीक है, सामाजिक जो समाज कल्याण के लिए जो व्यवसाय काम कर रहा है, जैसे आपने सुना होगा CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें क्या होता है कि कंपनी को अपने कुछ प्रॉफिट है उसका कुछ एक हिस्सा समाज के कार्यों पे क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। सरकारी क्या करती है, बताती है कि आप इन विषयों पे समाज कल्याण करिए, आप एजुकेशन पे, हेल्थ में, इनमें क्या करिए, अपना पैसा लगाइए, जो प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा। तो सामाजिक लेखांकन में क्या है कि जो हम सूचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं एक व्यवसाय के रूप में, वो क्या है, समाज जो कल्याण के कार्य है वो वाली सूचनाएं हैं, तो उनकी अकाउंटिंग क्या है, सामाजिक लेखांकन। अब देखिए व्यवसाय के उद्देश्य, देखिए एक व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है, लाभ अधिकतम करना। ठीक है, ये क्या एक परंपरागत अवधारणा है, और जो आधुनिक अवधारणा है वो क्या बोलती है कि लाभ तो अधिकतम हो ही आपका, परंतु समाज कल्याण का भी कुछ ध्यान में रखिए, क्योंकि आप बहुत सारे समाज को, पर्यावरण को नुकसान भी कर रहे हो। तो कोई भी व्यवसाय अपने आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
विभिन्न प्रकार के सामाजिक व पर्यावरणीय क्षति पहुंचाता है, जिसे क्या कहते हैं, सामाजिक लागत कहते हैं। सामाजिक लागत क्या हो गई कि व्यवसाय प्रॉफिट जो अपना फायदा तो कमा ही रहा है, साथ में क्या कर रहा है, समाज को पर्यावरण को कुछ नुकसान भी पहुंचा रहा है, तो उसको क्या नाम दिया हमने, सामाजिक लागत। अब इस सामाजिक लागत को कंपनसेट करने के लिए व्यवसाय क्या करेगा, कुछ ऐसी गतिविधियां भी करेगा जिससे समाज का कल्याण हो। उसकी जो अकाउंटिंग होगी उसको ही हमने क्या नाम दिया, सामाजिक लेखांकन। तो देखिए, सामाजिक लागत है और सामाजिक कल्याण है, उनका जो लेखांकन और जांच है उसको ही क्या बोल दिया, सामाजिक लेखांकन। और इसको सामाजिक अंकेक्षण भी बोल सकते हैं अगर इसकी जांच हो रही है तो। अब देखिए, सामाजिक लेखांकन की क्या विशेषताएं हैं कि व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारियों की अभिव्यक्ति है, यानी व्यवसाय समाज के लिए क्या कर रहा है उसकी जो अभिव्यक्ति है वो क्या है, सामाजिक लेखांकन है। कॉरपोरेट जवाबदेही की धारणा पर जोर देता है, यानी जो कॉरपोरेट है, निगम, वो कंपनी है, उनकी भी कुछ जवाबदेही होती है, उसकी धारणा पर जोर देता है। यह संसाधनों के उपयोग को इष्टतम बनाता है, समाज व व्यावसायिक संगठन में समन्वय स्थापित करता है, कंपनी की छवि व प्रतिष्ठा में क्या होती है, वृद्धि होती है इससे। अब देखिए, सामाजिक लेखांकन के प्रकार देखेंगे हम। एक है पर्यावरण लेखांकन, एक है स्थिरता सस्टेनेबिलिटी, ये अकाउंटिंग है, और एक है नेशनल अकाउंटिंग यानी राष्ट्रीय लेखांकन। ये क्या हो गए, सामाजिक लेखांकन के 3 प्रकार हो गए। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे वित्तीय विवरण विश्लेषण, जो अगली यूनिट है। अब देखिए, वित्तीय विवरण क्या होते हैं, सबसे पहले विश्लेषण करेंगे, बाद में पहले हम क्या देखेंगे, वित्तीय विवरण क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या होते हैं। अब देखिए कि कोई भी व्यवसाय होता है वो बिजनेस करता है, वो खूब सारे ट्रांजैक्शन करता है, वो खाते बनाता है, किस लिए करता है कि एक तो उसका उद्देश्य होता है कि वो लाभ कमाना चाहता है, पर लाभ क्या ऐसे ही मिल जाता है, अगर उसकी अकाउंटिंग सही से ना हो तो क्या होता है कि लाभ की सही स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाती। तो हम क्या करते हैं कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमारा प्रॉफिट का जो अनुमान है सही है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को एक प्रॉपर अकाउंटिंग वे में करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और हमारा क्या होता है, बैलेंस शीट होती है वो बनाते हैं। तो वित्तीय विवरण क्या है कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का सही आकलन करता है। तो अब देखिए, व्यवसाय की लाभदायकता एवं वित्तीय स्थिति को लेखा वर्ष के अंत में एक विशेष तिथि पर प्रकट करते हैं, यानी वित्तीय विवरण ऐसे नहीं है कि हम व्यवसाय कर रहे हैं बीच में, हम एक निश्चित तिथि या व्यवसाय के अंत में क्या करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है आज तक, या हमारी जो व्यवसाय की है वो आर्थिक स्थिति कैसी है, तो हम एक निश्चित तिथि को क्या करेंगे, वित्तीय स्थिति और उसका क्या करेंगे, लाभदायकता को मतलब आकलन करेंगे, उसको ही क्या बोल दिया, वित्तीय विवरण बोल दिया गया है। अब देखिए, ये लेखांकन प्रक्रिया का क्या होते हैं, अंतिम उत्पाद होते हैं। हमने जो प्रोसेस पढ़ी थी लेखांकन की, आपको अगर याद हो कि सबसे पहले हमने क्लासिफाइंग किया, वो रिकॉर्डिंग किया, फिर हमने क्लासिफाइंग किया, समराइजिंग किया, तो उसमें क्या किया, वित्तीय विवरण हमने बनाए। तो ये लेखांकन प्रक्रिया के क्या है, अंतिम उत्पाद होते हैं। अब देखिए कि वित्तीय विवरण में कौन कौन से जो विवरण है वो शामिल है, तो इससे मतलब ये थोड़ी है कि हमने हमारी मर्जी आई हमने कुछ भी लिख दिया कि ये वित्तीय विवरण में होंगे। इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। कंपनीज एक्ट जो 2013 का है, उसमें एक धारा है 240, उसके अनुसार क्या है, वित्तीय विवरणों में कौन कौन से शामिल है, यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग बताई गई है। एक है वो स्थिति विवरण, तुलन पत्र या चिट्ठा, बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट के क्या नाम है, स्थिति विवरण, तुलन पत्र और चिट्ठा। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का विवरण। आप अगर एग्जाम में लाभ हानि खाता या लाभ हानि वो लिख रहे हैं तो इसका पूरा नाम प्रॉपर क्या है, लाभ हानि का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक है रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक है समता में परिवर्तनों का विवरण, यानी कि हमारी जो इक्विटी है, हमारे जो शेयर है कंपनी में, उसमें अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं उसका एक विवरण होता है, वो भी इसके अंतर्गत रखा गया है। और एक है स्पष्टीकरण नोट, लेखा एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियां। इसका मतलब क्या होता है, फुट नोट होते हैं। कोई भी बैलेंस शीट होती है उसके नीचे हमने कुछ फुट नोट डाल दिए, जैसे हम नोट्स के कोई नोट्स बना रहे हैं उसके बाद हम लास्ट में लिखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हाईलाइट कर देते हैं लास्ट में। वैसे ही क्या होता है, फुट नोट होते हैं कि हम सपोज कीजिए कि हम डेप्रिसिएशन होता है, मूल्यह्रास होता है कि संपत्तियों की जो वो होती है, वैल्यू होती है, वो हर साल क्या होती है, कम होती जाती है। कोई भी असेट देख लीजिए, वो हर साल कुछ ना कुछ क्या होता है उसमें क्षरण होता है।
तो हम जब डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें कुछ मेथड है डेप्रिसिएशन के। सपोज कीजिए हमने कौन सी विधि लगाई है, तो हमने फुट नोट में लिख दिया कि हमने डेप्रिसिएशन के लिए ये मेथड लगाया है, या फिर और भी कुछ अलग चीज़ें हैं तो उसको हम क्या करेंगे, फुट नोट में लिख देंगे। तो ये क्या है, लेखा और व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, जो कंपनी अधिनियम 2013 का है उसके धारा 240 के अंदर बताया गया है कि वित्तीय विवरणों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। कई बार 2 नंबर में ये एक सवाल आ सकता है कि वित्तीय विवरणों से क्या आशय या उसमें कौन सी चीज़ें शामिल है। तो ये सारी चीज़ें वित्तीय विवरणों में है। आगे करके हम क्या करेंगे, एक एक करके उनको देखेंगे थोड़ा सा, और फिर हम उनका विश्लेषण करेंगे। हमारे सिलेबस में क्या है, वित्तीय विवरण विश्लेषण। थोड़ा सा हमने वित्तीय विवरण के बारे में देख लिया। एक बार आप बैलेंस शीट का थोड़ा सा फॉर्मेट देख लीजिए कि बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट का जो प्रारूप है वो शेड्यूल 3 पार्ट 1 में है कंपनीज एक्ट के 2013 के। ये क्या होता है, ये कोई अकाउंट नहीं होके ये स्टेटमेंट है। अकाउंट और स्टेटमेंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अकाउंट हम कहाँ बनाते हैं, जब हम लेजर पढ़ रहे थे, जो 3 अवस्थाएं पढ़ रहे थे किसकी, 2 लेखा प्रणाली की। पहली थी कि हमने प्रारंभिक पुस्तकों में क्या किया, रिकॉर्ड किया, फिर हमने लेजर बनाया, और थर्ड में क्या किया हमने, जब वो वो बैलेंस शीट बनाई। तो बैलेंस शीट क्या है, एक अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट किस लिए दिया जाता है, अब आप किसी के बारे में स्टेटमेंट देंगे, किसी व्यक्ति कोई आपके सामने कि आप ऐसे हो, आप, तो जो व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में एक स्टेटमेंट किस में होगा, बैलेंस शीट में होगा। तो ये अकाउंट ना होके क्या है, स्टेटमेंट है। अब देखिए निश्चित तिथि पर क्या होता है, बैलेंस शीट में आर्थिक स्थिति बताता है, तरलता यानी लिक्विडिटी कि हमारे पास कैश कितना है, स्वामित्व का कोष यानी प्रोप्राइटर जो फंड है वो कितना है, शोधन क्षमता सोल्वेंसी पोजीशन यानी व्यवसाय जो अपने जो ऋण वो है, ऋणदाता है जो व्यवसाय के लेनदार है उनको कितना पैसा चुकाने में सक्षम है, इसको क्या बोलते हैं, सोल्वेंसी पोजीशन। तो ये सारी चीजें हमें क्या बोलता है, बैलेंस शीट बताता है। बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, एक होता है लाइबिलिटीज और एक होता है असेट्स। 2 साइड होती है बैलेंस शीट की। ये एक स्टेटमेंट है नॉर्मल, वैसे ही बैलेंस शीट इस स्टेटमेंट में नहीं होता। आप कभी न्यूज़पेपर में देखेंगे, बहुत सी बार न्यूज़पेपर में कुछ कंपनीज की बैलेंस शीट आती है, कभी जैसे बिरला सीमेंट है, आप कभी देखना न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त एक बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट आता है पूरा। तो वो स्टेटमेंट क्या होता है, वो विवरण होता है। मैंने एक सिंपल सा आपको बताया कि 2 साइड होती है बैलेंस शीट में। और जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने देखा था, क्या देखा था हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की, जो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या देखा था हमने, लेखांकन जो समीकरण बनाया था, कि जो असेट्स होती है उसका टोटल किसके बराबर होना चाहिए, लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर। तो बैलेंस शीट में यही होता है। बैलेंस शीट में 2 चीजें होती है, एक तो लायबिलिटी, यहाँ पे कैपिटल होती है कि व्यवसाय की जो पूंजी है वो कितनी है। अब देखिए कैपिटल दायित्व क्यों, क्योंकि कैपिटल हमने व्यवसाय में जो व्यवसाय को शुरू करने के लिए जो पैसा लगाया वो कैपिटल है, उसको हमने लायबिलिटी साइड में लिखा। और एक होती है लायबिलिटीज कि हमारे क्रेडिटर कितने हैं, हमें किन किन को पैसे देने हैं, वो सारी लायबिलिटी। और असेट्स में जैसे फर्नीचर है, ठीक है, बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें हम असेट्स में लिखेंगे। तो असेट्स है उसका टोटल क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल और जो लायबिलिटीज है उनके बराबर होगा। तो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोला। तो ये हमने बैलेंस शीट का थोड़ा सा एक देखा कि बैलेंस शीट क्या होती है। अब देखिए ये जो वित्तीय विवरण है इनके उपयोगकर्ता यूजर्स कौन होते हैं, कि वित्तीय विवरण किन के लिए बनाए जाते हैं। 2 प्रकार के यूजर होते हैं, एक होते हैं आंतरिक उपयोगकर्ता, एक होते हैं बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक में कौन होते हैं, प्रबंधन है, निदेशक है। भाई कंपनी का जो स्वामी है वही तो चाहेगा ना, अकाउंटेंट से ये अपेक्षा करेगा कि मुझे मेरे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है उसके बारे में मुझे जानना है। तो वो तो एक मेन यूजर वो हो ही गया। उसके बाद देखिए अंशधारक। अंशधारक कौन होते हैं, अंशधारक वो होते हैं जो कंपनी में जो निवेश करते हैं, मतलब कंपनी के शेयर खरीदते हैं। कंपनी के शेयर एक तरह से वो भी इनडायरेक्टली क्या होते हैं, स्वामी होते हैं। एक होते हैं कर्मचारी कंपनी के। तो ये क्या हो गए, आंतरिक उपयोगकर्ता। एक हो गए बाह्य उपयोगकर्ता, इनमें कौन हो गए, निवेशक, जो कंपनी में निवेश करते हैं। सरकार हो गई, सरकार भी एक तरह से बाह्य, क्योंकि सरकार की नीतियां वो व्यवसाय पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है, वित्तीय संस्थाएं हैं, जहाँ से कंपनी क्या करती है, ऋण लेती है, व्यवसाय ऋण लेता है, तो वो भी एक क्या हो गए, उपयोगकर्ता। क्योंकि वो भी जो कंपनी की बैलेंस शीट होगी, कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होंगे, उनके आधार पर तय करेंगे कि हमें उनको लोन देना है या नहीं देना।
उसके अलावा लेनदार हो गए, रेटिंग एजेंसियाँ हो गई, जैसे रेटिंग एजेंसी आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी है। वो किसी व्यवसाय की स्थिति का कैसे पता लगाती है, उसकी बैलेंस शीट देखती है कि भाई ये व्यवसाय इतना प्रॉफिट कर रहा है, क्योंकि पूरा शेयर मार्केट इन रेटिंग एजेंसियों के भरोसे चलता है। उसके बाद व्यावसायिक परिषद है, जैसे आपने फिक्की सुना होगा, चैम्बर कॉमर्स को जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो सुना होगा। बहुत सारी जैसे एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह, ये सारी भी क्या है, बाह्य उपयोगकर्ता। तो ये हमने क्या देखे, वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ता देखे। अब आगे देखिए, हमारे सिलेबस में है वित्तीय विवरण विश्लेषण। हमने थोड़ा सा वित्तीय विवरण के बारे में देखा कि वित्तीय विवरण होता क्या है। तो वित्तीय विवरणों से आप समझ गए नॉर्मली क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कि हमारे पास नगद का जो हमारा प्रवाह है कैश का वो कितना है, फंड फ्लो स्टेटमेंट यानी हमारे जो फंड है वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ मतलब कहाँ से हम फंड को जो सोर्सेज है उनके बारे में पता चल जाए। और क्या है हमारे पास, वो आपके जो चेंज इन इक्विटी यानी हम जो समता जो हमारी इक्विटी है, शेयर है, उनमें जो चेंजेज कर रहे हैं वो, और फुट नोट है, वो सारी चीज़ें हमने वित्तीय विवरण में देखी। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब उनकी सूचनाएं हैं, हाँ। अब देखेंगे हम वित्तीय विवरण विश्लेषण, यानी हम हमारे पास जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उनका हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण, किसी भी चीज़ का विश्लेषण क्यों किया जाता है, उसके आधार पे हम कुछ निष्कर्षों तक पहुंच सकते हैं कि हम अगर भविष्य में कोई उतार चढ़ाव आए, कुछ ऐसी चीज़ें आए, या हमें तुलना करनी हो, तो उसके लिए विश्लेषण करना हमारे लिए क्या हो जाता है, उपयोगी हो जाता है। अब देखिए वित्तीय विवरण विश्लेषण क्या होता है, वित्तीय सूचनाओं के विश्लेषण की एक पद्धति है जिसमें वित्तीय विवरणों से उपयोगी सूचनाओं के मध्य संबंध स्थापित कर इस प्रकार उनका निर्वचन करना कि ये सूचनाएं व्यावसायिक निर्णय लेने में उपयोगी साबित हो सके। सीधी सी बात है, विश्लेषण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसे निर्णय लेने हैं व्यवसाय के हित में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे हम सूचनाएं लेंगे, उपयोगी सूचनाएं, उनके बीच में हम उनको संबंध स्थापित करेंगे, और उस डेटा के आधार पर एक निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, वित्तीय निर्णय लेंगे। तो इसलिए वित्तीय विवरण विश्लेषण की एक ये वो आप 2 मार्क्स के अंदर, वो 15 अगर मार्क्स के अंदर कोई डेफिनेशन आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं। अब देखिए आगे है, इसको सिंपल सा अगर ब्रेक कर दें कि वित्तीय विवरण विश्लेषण कैसे होता है, ये है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनसे हम क्या करेंगे, सूचनाएं एकत्रित करेंगे और उनके मध्य संबंध स्थापित करके निष्कर्ष और निर्वचन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, व्यवसायिक निर्णय लेंगे। ये मुख्य लक्ष्य होता है व्यवसायिक निर्णय लेना इसका वित्तीय विवरण विश्लेषण का। अब देखिए ये एक प्रक्रिया भी कई बार सवाल आ सकता है कि वित्तीय विवरण की क्या प्रक्रिया होती है। अब आगे है वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य। उद्देश्य क्या होते हैं, अंतर फर्म और अंतर फर्म तुलना करना, यानी कि अगर हमारी फर्म के अंदर हमें कुछ चीज़ों की तुलना करनी, हमें देखना है कि हमारे लास्ट ईयर की सेल इतनी थी, इस बार की सेल इतनी है, हमारे जो परचेज है वो इतनी है, लास्ट ईयर इतनी थी या इतनी होने की संभावना है। तो हम अगर फर्म के अंदर उन सूचनाओं के अगर वो कर रहे हैं तुलना, तो वो क्या हो गया, अंतर फर्म। और उसके बाद अंतर फर्म, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दूसरी जो हमारी प्रतिस्पर्धी जो फर्में हैं उनसे अगर हमें तुलना करनी हो तो भी क्या होता है कि वित्तीय विवरण विश्लेषण से किया जा सकता है। दूसरा है कि व्यवसाय की प्रगति का मूल्यांकन करना, सही बात है। व्यवसाय की ऋण पुनर्भुगतान व शोधन क्षमता को जानना, इससे हम क्या करेंगे, सॉल्वेंसी पोजीशन है वो भी जान सकेंगे कि हम इतना पैसा चुकाने में सक्षम है, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन विवरणों का विश्लेषण तो करना ही पड़ेगा। फर्म की लाभदायकता और लाभदायकता में परिवर्तनों का मापन, कि कितनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी है, और उसमें जो चेंजेज हो रहे हैं उनका भी मापन हम कर सकते हैं। एक है पूर्वानुमान में सहायक, यानी अगर हमें पूर्वानुमान अगर कोई ऐसा डिसीजन लेना है उसमें भी क्या होगा, ये सहायता देते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, वित्तीय विवरण विश्लेषण के ये उद्देश्य देखेंगे, एक बार अच्छे से इनको आप देख लीजिए। इसके बाद है वित्तीय विवरण विश्लेषण के प्रकार, कितने प्रकार से हम वित्तीय वो विश्लेषण है वो करते हैं। पहला है आंतरिक विश्लेषण। आंतरिक विश्लेषण जैसा नाम से स्पष्ट है, संस्था के प्रबंध को व आंतरिक व्यक्तियों द्वारा संस्था के वित्तीय विवरणों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर किया गया विश्लेषण, यानी जो संस्था के जो मालिक है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंधक है, निदेशक है,
वो अपने जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो भी वित्तीय विवरण है, उनसे जब सूचनाएं, उपयोगी सूचनाएं जब काम में लेते हैं तो वो हो गया आंतरिक विश्लेषण। उसके बाद है बाह्य विश्लेषण। बाह्य उपयोगकर्ता, मैंने आपको दो प्रकार के यूजर्स बताए अकाउंटिंग के, ठीक है, वित्तीय विवरण के, कि एक आंतरिक हो गए, एक बाह्य हो गए। तो बाह्य उपयोगकर्ताओं द्वारा, जैसे कौन से बाह्य उपयोगकर्ता? सरकार है, निवेशक है, लेनदार है, बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं, रेटिंग एजेंसीज है, ये सारे क्या हो गए? बाह्य उपयोगकर्ता। वो जब क्या करते हैं? प्रकाशित सूचनाएं। प्रकाशित सूचनाओं का मतलब हम जो हमारी बैलेंस शीट है, जैसे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा किसी कंपनी की बैलेंस शीट, या हमारी जो बैलेंस शीट जो जारी होती है, उनके आधार पे जब क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, तो उसको क्या बोल दिया? बाह्य विश्लेषण। उसके बाद है क्षैतिज विश्लेषण। क्षैतिज विश्लेषण में क्या होता है? संस्था के एक से अधिक वर्षों या एक से अधिक संस्थाओं के वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? कोई चीज ऐसे फैली हुई। तो अगर संस्था के एक से अधिक मतलब वर्ष, अगर 5-6 साल की हम बैलेंस शीट देख रहे हैं, या फिर बहुत सारी संस्थाओं का अगर विश्लेषण कर रहे हैं, उसको क्या बोल दिया गया? क्षैतिज विश्लेषण। लंबवत में क्या हो गया? लंबवत में हो गया कि एक वर्ष, एक निश्चित अवधि के वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण। एक वर्ष के अगर वित्तीय आंकड़ों का हम विश्लेषण कर रहे हैं, ऐसे लंबवत हो गया। और क्षैतिज हो गया बहुत सारी संस्थाओं का या एक से अधिक वर्षों का, वो हो गया क्षैतिज हो गया। तो ये हो गए वित्तीय विश्लेषण के प्रकार। अब देखिए वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें, सिलेबस में लिखा हुआ है वित्तीय विश्लेषण, वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें। तो तकनीकें देखिए, एक है, पहला है तुलनात्मक वित्तीय विवरण, दूसरा है समानाकार वित्तीय विवरण, तीसरा है प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस, चौथा है अनुपात विश्लेषण, रेशियो, पांचवा है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। ठीक है, यहाँ पे विवरण की जगह आप विश्लेषण कर लीजिएगा। और एक है कोष प्रवाह विश्लेषण, एक है सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन पॉइंट जिसको बोलते हैं। ये 7 प्रकार है। अब कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि वित्तीय विश्लेषण की किन्हीं 2 तकनीकों के नाम लिखिए, 2 वर्ड में, 15 वर्ड में। तो 2 तकनीकें कंपेरेटिव या जैसे कॉमन साइज है, आप ऐसे करके इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन कौन से तकनीकें हैं। इनको हम आगे डिटेल से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है तुलनात्मक वित्तीय विवरण। अब तुलनात्मक वित्तीय विवरण में क्या होता है? देखिए, आप किसी भी शब्द को अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो आधा अर्थ तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा। तुलना हो रही है, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। इस तकनीक में अनेक वर्षों से संबंधित आंकड़ों के मध्य तुलना की जाती है। यानी हम जो 4-5 साल के आंकड़े हैं उनके मध्य हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, क्षैतिज विश्लेषण का एक प्रकार है। हमने क्षैतिज में क्या पढ़ा था? एक से अधिक वर्षों का या एक से अधिक संस्थाओं का जब विश्लेषण किया जाता है उसको हमने क्षैतिज विश्लेषण बोला। इसका ही क्या है? ये एक प्रकार है। जैसे एक बैलेंस शीट का एक थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मेट देखा, देखिए यहाँ पे लिखा है शेयर कैपिटल, यानी शेयर के रूप में कितनी कैपिटल है। जैसे 31/3/2005 एक 2005 की है 25,000, फिर है 2006 की 25,000। ठीक है, असेट्स की साइड में देखेंगे, फिक्स असेट्स 40,000 के, कब? 2005, और 2006 के 52,000 के। ठीक है, फिर है रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब संचय, कितना हमारे पास संचय है। यहाँ पे 2005 के कितने हैं? 15,000, 2006 में 25,000। असेट्स की साइड में देखेंगे, ठीक है, करंट असेट्स, एक होता है फिक्स असेट्स, एक होता है करंट। करंट का मतलब कि जो ऐसे मतलब असेट्स जिनको 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी असेट्स क्या हो गई? करंट असेट्स, शॉर्ट टर्म की। अब देखिए 15,000 है और इधर है 13,000। लॉन्ग टर्म लोन देखेंगे, देखिए 12,000, 10,000। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने 2 साल के आंकड़े लिए हैं, 2005 और 6 के, और मैंने क्या किया, अलग अलग मदों को 2005 की भी लिखा है, 2006 की भी लिखा है। तो इनमें जब मैं कंपेयर करूंगा, इनमें जब मैं तुलना करूंगा, तो उसको मैंने क्या बोल दिया? तुलनात्मक वित्तीय विवरण। यानी अनेक वर्षों से संबंधित वित्तीय आंकड़ों के मध्य तुलना की जाती है, हम तुलना कर रहे हैं, उसको क्या बोला? तुलनात्मक वित्तीय विवरण। ठीक है, ये आपने देख लिया। आई होप अच्छे से आपको ये समझ में आ गया। इतना ज़्यादा इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखिए, सेकंड नंबर पे है समानाकार वित्तीय विवरण, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन साइज में क्या होता है कि इस तकनीक में वित्तीय विवरण के योग को 100 मानते हुए प्रत्येक मद को प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। इसे 100% विवरण कहते हैं। यानी
वित्तीय विवरण होता है, एक असेट्स की साइड होती है, एक लाइबिलिटीज की साइड होती है। हमने क्या किया, उसका टोटल 100 मान लिया कि ये टोटल 100 है। फिर हम क्या करेंगे, एक किसी भी एक मद को उठा लिया, सपोज हमने फिक्स असेट्स को उठा लिया, फिर 100 जो हमारे पास टोटल होगा उसमें से उसका प्रतिशत निकालेंगे परसेंटेज के रूप में। उसको ही हमने क्या बोल दिया, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं, 100% विवरण भी बोलते हैं। एक होता है प्रवृत्ति विश्लेषण यानी ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है, हम ट्रेंड क्यों देखते हैं, हम देखते हैं कि पास्ट ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर देखें, फिर हम देखते हैं कि ट्रेंड ये चल रहा है कि इकोनॉमिक्स के इस बार इतने क्वेश्चन आएंगे या बजट इकोनॉमिक सर्वे से इतने क्वेश्चन आएंगे। तो एक ट्रेंड किस आधार पे देखते हैं, हमने पुराने साल के जो पेपर लिए हैं उनके आधार पे हमने एक ट्रेंड निकाली है कि हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसी तरह क्या होता है, वित्तीय विवरण होते हैं, उनमें भी कुछ ट्रेंड होता है। तो उस ट्रेंड को जब देखते हैं तो उसी को क्या बोल दिया, प्रवृत्ति विश्लेषण। किसी एक वर्ष को आधार मानकर शेष वर्षों में वित्तीय विवरणों की मदों में हुए परिवर्तनों की प्रवृत्ति ट्रेंड के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। सपोज कीजिए 10 साल के हमारे पास आंकड़े हैं और हमने ये देखा कि 2015 को एक आधार वर्ष मान लिया हमने कि 2015 का जो एक डेटा है उसके आधार पे हम जो अलग अलग वर्ष है उनके ट्रेंड देखेंगे। तो उसको क्या बोल दिया हमने, ट्रेंड विश्लेषण, ये ट्रेंड एनालिसिस बोल दिया। इसकी क्या है, 3 विधियां हैं। एक है प्रवृत्ति प्रतिशत, एक है प्रवृत्ति अनुपात और एक है बिंदु रेखीय या चित्रमय प्रदर्शन। ये हम आगे देखेंगे। तो पहला क्या है, प्रवृत्ति विश्लेषण, ये प्रवृत्ति प्रतिशत। इस विधि में किसी एक वर्ष को आधार मानकर अन्य वर्षों की प्रतिशत कमी या वृद्धि प्राप्त कर ली जाती, ज्ञात कर ली जाती है। देखिए किसी एक वर्ष को आधार मान लिया, फिर जो दूसरे जैसे 2015 को हमने आधार माना, हमने अगर हमें वो 2016 के आंकड़े देखे, हमने 2015 के आंकड़ों के आधार पे क्या कर लिया, देख लिया कि इतनी कमी हो रही है या इतनी वृद्धि हो रही है। उस प्रतिशत कमी या वृद्धि को ही हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, प्रवृत्ति प्रतिशत। आधार वर्ष की अपेक्षा, देखिए जो आधार वर्ष हमने क्या, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने सपोज किया 2015 एक आधार वर्ष मान लिया, तो आधार वर्ष की अपेक्षा वृद्धि या कमी प्रतिशत में, कि भाई मेरे को 2017 के आंकड़े मैंने लिए, देख लिया कि आधार वर्ष की अपेक्षा कितनी वृद्धि हो रही है या कितनी कमी हो रही है प्रतिशत में, तो वो कैसे निकालेंगे, संबंधित वर्ष की राशि में आधार वर्ष की अपेक्षा कमी या वृद्धि। यानी मेरे पास 2015 के एक आंकड़े हैं, ठीक है, उसको मैंने मान लिया आधार, कोई भी डेटा मान लीजिए, जैसे फिक्स असेट्स का ही ले लिया मैंने, ठीक है, कोई भी अमाउंट मान लिया। फिर मेरे पास आया 2017, ठीक है, 2017 का मैंने डेटा लिया, फिर मैंने ये देखा कि 2015 से सपोज कीजिए यहाँ पे फिक्स असेट्स थे 10,000 रुपए के और 2017 में हो गए 12,000 के या 15,000 के हो गए, ठीक है, तो 15,000 के हुए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो आधार वर्ष कौन सा है, बेस ईयर, ठीक है, इस बेस ईयर की अपेक्षा, ठीक है, बेस ईयर की अपेक्षा संबंधित वर्ष की राशि में आधार वर्ष की अपेक्षा कमी या वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, अपॉन क्या करेंगे, आधार वर्ष की संबंधित राशि, भाई ये वाली राशि है, इनटू 100 कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ये आधार वर्ष की अपेक्षा कमी या वृद्धि प्रतिशत में। तो प्रवृत्ति जो एनालिसिस है उसमें प्रवृत्ति प्रतिशत में क्या होता है, एक आधार वर्ष मान लिया जाता है और फिर हम क्या करते हैं, उस आधार वर्ष को जो संबंधित दूसरे वर्ष है उनमें ये देखते हैं कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, उसको प्रतिशत में मापते हैं, सीधा सही है, तो उसको ये नाम दे दिया। अब आगे देखो, आगे प्रवृत्ति अनुपात यानी रेशियो। अब प्रवृत्ति अनुपात क्या होता है, चालू वर्ष की राशि जो करंट ईयर चल रहा है और आधार वर्ष, कोई भी एक आधार वर्ष माना, उसकी राशि इंटू 100, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। फिर है बिंदु रेखीय या चित्रमय प्रदर्शन। चित्रमय प्रदर्शन मैंने आपके सामने ये लिख रखा है, देखिए, विभिन्न वर्षों की मदों को चित्रों एवं रेखा चित्रों के माध्यम से दिखाना। सबसे पॉपुलर जो वो होता है टेक्निक, वो यही होती है। आप देखते हो कोई भी, जैसे मतलब इकोनॉमिक्स के कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर जैसे कोई साइट देखते हो या न्यूज़पेपर में कई चीज़ें देखते हो कि इस कंपनी, मतलब ऐसे ग्राफ बनाए हुए होते हैं, ठीक है, ग्राफ के मतलब रूप में क्या होता है कि इजीली हमें कोई चीज़ समझ में आ जाती है। तो इस विश्लेषण को क्या बोल दिया, बिंदु रेखीय या चित्र में। ये ग्राफ देखिए, टोटल इनकम का है, ग्रॉस प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्च 3 का, ये मार्च 4 का, 2 सालों के देखिए, ठीक है, ग्राफ के द्वारा इनको बता दिया गया है, सिंपल सा है। अब आगे है अनुपात विश्लेषण। ये है इम्पोर्टेंट, क्योंकि लास्ट ईयर भी सवाल आ चुका है। और अनुपात क्या है कि अकाउंटेंसी में खूब सारे रेशियो चलते हैं विश्लेषण में,
और आप सब जैसे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का कोई भी स्टूडेंट होता है तो उसको रेशियो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपके सामने रेशियो को थोड़ा इजीली समझा सकूं। फिर भी अगर कुछ रेशियोज अगर आपके समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा उनको रटने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षा में 2 नंबर 15 मार्क्स जो वर्ड है उसमें ये पूछ लिए जाते हैं कि भाई अनुपात विश्लेषण की कोई टेक्नोलॉजी या फिर वो टेक्निक या फिर एक रेशियो पूछ लिया। ऐसे सवाल आ चुके हैं कई बार परीक्षा में। तो अब देखिए पहला है तरलता अनुपात। तरलता क्या होती है? देखिए तरलता का मतलब होता है कि लिक्विडिटी, यानी कैश या कैश इक्विवेलेंट कोई चीज, ठीक है, लिक्विड जो। तो उसमें क्या होता है कि तरलता अनुपात हम देखते हैं कि जो अल्पकालीन देयता होती है किसी भी कंपनी की, अल्पकालीन देयता का मतलब होता है कि उसको शॉर्ट टर्म में कितने पैसे मतलब चाहिए, उसको कितने पैसे चुकाने हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म जो चीजें होती है उसके लिए। तो उसमें दो प्रकार के रेशियोज होते हैं, एक होता है चालू अनुपात, ठीक है, चालू अनुपात को बोलते हैं करंट रेशियो। तो करंट रेशियो क्या होता है? देखिए करंट रेशियो में ये होता है कि चालू परिसंपत्तियां, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं थोड़ा सा, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज ये कौन सा हो गया? चालू अनुपात। यानी जो हमारी जो 12 महीने से कम में मतलब किसी चीज को अगर हम कैश या कैश इक्विवेलेंट में वो कर सके तो उसको क्या बोल दिया हमने? करंट असेट्स, ठीक है। और फिक्स असेट्स कई होती जैसे बिल्डिंग है, बड़ी चीजें हैं, या फिर ऐसी चीजें होती है कि उनको हम मतलब जल्दी से वो लिक्विड नहीं कर सकते, तुरंत अगर हमें पैसा चाहिए तुरंत कैश में किसी चीज को कन्वर्ट कर सके, उसको क्या बोल दिया हमने? चालू, करंट बोल दिया, ठीक है। तो अब दूसरा है करंट असेट्स, ठीक है। करंट असेट्स में क्या क्या होता है? जैसे स्टॉक है, माल को हम बेच सकते हैं तुरंत कैश में, उसको वो मिल सकता है, कैश है, ठीक है। उसके बाद देखिए एडवांस है, हमने किसी को एडवांस दिया, बिल्स रिसीवेबल, यानी हमने किसी जैसे डेटर हो गए, शॉर्ट टर्म डेटर हमारे, वो बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। करंट लाइबिलिटीज में क्या हो गया? करंट लाइबिलिटीज में है शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म अल्पकालीन लोन है, बिल्स पेबल है, छोटे कोई क्रेडिटर है, उनको क्या बोल दिया हमने? बिल्स पेबल। ये करंट लाइबिलिटीज हो गए। तो चालू अनुपात का क्या फॉर्मूला है? चालू परिसंपत्तियां। आप एग्जाम में कभी भी संपत्तियां मत लिखना, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज होती है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानी जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एनसीईआरटी में चालू परिसंपत्तियां लिखा हुआ है। तो कई बार होता है कि हम संपत्ति लिख देते हैं, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, इससे आंसर अच्छा हो जाता है कि चालू परिसंपत्ति अपॉन चालू दायित्व है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा इसमें रेशियो है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को क्या बोलते हैं? त्वरित या तरल अनुपात, ठीक है। तो जैसा नाम से दिख रहा है तो क्विक असेट्स, यहाँ पे क्या था? करंट असेट्स, यहाँ पे हो जाएगा क्विक असेट्स और नीचे हो जाएगा चालू दायित्व। क्विक असेट्स का मतलब होता है जो तुरंत नगद में परिवर्तनीय हो जाए। सपोज अपने पास कैश ही पड़ा है या फिर गोल्ड पड़ा है, ऐसी चीजें क्या हो गई हमारे पास, तो वो क्या हो गई? तुरंत ही नगद में परिवर्तनीय हो गई, ठीक है। तो वो हो गए क्विक असेट्स। उसके बाद जो आगे वाला रेशियो है वो देखेंगे हम, शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियो। तो सोल्वेंसी रेशियो क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो व्यवसाय है वो ऋण चुकाने में, मतलब ऋण ले रखा है हमने और वो चुकाने में कितने हम सक्षम हैं, तो वो जो शोधन क्षमता होती है व्यवसाय की, सोल्वेंसी पोजीशन होती है, उसको नापने के लिए हम ये रेशियो निकालते हैं। तो इसमें देखिए इसमें 4 प्रकार के रेशियो हम देखेंगे। एक है ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो, एक है स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो, एक है पूंजी दंतीकरण अनुपात, कैपिटल गियरिंग रेशियो, और एक है ब्याज आवरण अनुपात यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 4 प्रकार के रेशियो हम इसमें देखेंगे। अब देखेंगे हम फर्स्ट ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है? देखिए कि जो कोई भी फर्म होती है वो ऋण लेती है, ठीक है, व्यवसाय करने के लिए क्या होता है कि हम या तो शेयर जारी करते हैं, 2 प्रकार से होता है ऋण, ठीक है। मतलब अगर किसी भी व्यवसाय को पैसा चाहिए तो वो 2 टाइप से पैसे ले सकता है मार्केट से, या तो वो क्या करे कि अपनी जो कैपिटल है, अपना जो व्यवसाय है उसमें से एक हिस्सा किसी को दे दे, जिसको हम कॉमनली शेयर बोलते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर जो होते हैं, जो शेयर रखते हैं। या फिर मैं क्या करूं कि मैं लोन ले लूं किसी से, जैसे मैं डिबेंचर ले लूं, डिबेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र, मैं लोन ले लूं, तो मुझे क्या करना होगा? लोन पे तो क्या देना होगा? मुझे कुछ अमाउंट का इंटरेस्ट देना होगा कि मैंने किसी से पैसे लिए और इतना ब्याज मुझे देना है। और शेयर पे मैं क्या दूंगा? लाभांश, डिविडेंड,
क्यों? क्योंकि मैंने उसको हिस्सा किस में दिया है? प्रॉफिट में हिस्सा दिया है, उसको अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा दिया है। तो दो प्रकार से मेरे पास क्या होंगे? फंड के सोर्सेज होंगे कि मैं दो प्रकार से पैसा मार्केट से ले सकता हूँ। कोई भी कंपनी ये सामान्यतया करती है। तो अब देखिए, एक होता है दीर्घकालीन ऋण, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन, जैसे मैंने आपको डिबेंचर बोला, ठीक है भाई, लोन ले रही है कंपनी जिसपे फिक्स्ड इंटरेस्ट दे रही है। एक है समता यानी इक्विटी, ठीक है, इनके बीच संबंध को दिखाता है। मैंने बताया दो टाइप से किसी भी व्यवसाय के पास पैसे आते हैं, ठीक है, जब उसे पैसे की जरूरत पड़ती है, या तो वो लोन ले ले या फिर शेयर में हिस्सा दे दे, ठीक है, प्रॉफिट में हिस्सा दे दे। तो देखिए, दीर्घकालीन ऋण यानी लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, और नीचे है अंशधारक निधि। इसका मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड, जिन्होंने शेयर को होल्ड कर रखा है, शेयर होल्डर्स का फंड, इसको क्या बोला है? अंशधारक निधि। तो ये अनुपात क्या बताता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो, कि जो डेब्ट है यानी ऋण है और इक्विटी है उसमें क्या संबंध है, ये बताता है, नाम से दिख रहा है आपको। फिर अगला है स्वामित्व अनुपात यानी प्रोप्राइटर रेशियो। स्वामित्व अनुपात में क्या होता है? स्वामी कौन होते हैं? जो शेयर को होल्ड करके रखते हैं, शेयर जिनके पास होते हैं वही स्वामी होते हैं। अंशधारियों का कोष यानी शेयर होल्डर्स फंड अपॉन कुल परिसंपत्तियां, टोटल असेट्स, ये क्या हो गया? स्वामित्व अनुपात है। इसके बाद है नेक्स्ट पूंजी दंतीकरण अनुपात यानी कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल कितना गियर कर रही है ये हमें बताएगा। तो ये हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, ये सॉरी लिखना इसमें भूल गए, इसमें लिख देते हैं। इसमें होता है कि हमारे पास वही, मैंने क्या चीज़ देखी? दो चीज़ें देखी कि एक इक्विटी शेयर होते हैं और एक वो होते हैं कौन से? तो इसमें ये होता है कि एक तो होता है कि जो अपने पास क्या होते हैं, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो डेब्ट इक्विटी रेशियो देखा था उसको थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। देखिए, एक होता है कि सामान्य स्टॉक धारकों की इक्विटी, ठीक है, कॉमन जो स्टॉक होल्डर होते हैं उनकी इक्विटी अपॉन में क्या होगा? निश्चित निश्चित ब्याज वाले जो फंड है या कोष है, ठीक है, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग जो फंड होंगे वो होंगे, ठीक है। सामान्य स्टॉक धारकों की इक्विटी अपॉन निश्चित ब्याज वाले फंड, ये होगा कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब आगे हम देखेंगे ब्याज आवरण अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसको ब्याज व्याप्ति अनुपात भी बोलते हैं। ये रेशियोज क्या कई बार सवाल में मतलब एग्जाम में आ जाते हैं, जबकि रेशियो एनालिसिस एक वित्तीय विश्लेषण की एक टेक्निक है और कई बार रेशियो अंदर से पूछ लेते हैं, तो इसलिए हमें रेशियो को थोड़ा सा देख लेना है। ब्याज आवरण अनुपात में क्या होता है कि ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ, ठीक है, ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ क्या होता है? जैसे हमारे कंपनी किसी भी व्यावसायिक संस्था के पास सपोज कीजिए कि कोई आया कि हमारे पास 5 लाख रुपए का हमारे पास क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। अब इस 5 लाख के प्रॉफिट में हमें क्या करना है कि हमें जैसे हमने लोन ले रखा है तो हमें उनको भी इंटरेस्ट चुकाना है। तो हमने सपोज कीजिए 10,000 रुपये का इंटरेस्ट है, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास क्या है, हमें टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को भी देना है, ठीक है, तो हमें 10,000 रुपये टैक्स के भी देने हैं, ठीक है। तो 10 और 10 20,000 रुपये मुझे क्या करने हैं, इस प्रॉफिट में से घटाने हैं। उसके बाद मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वही मेरा नेट प्रॉफिट होगा। अब इसमें मैंने क्या लिखा, ब्याज आवरण अनुपात में ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ, यानी एक हमारे पास लाभ यहाँ पे मैंने लिख रखा है 4,80,000, ठीक है, ये 4.80 लाख, और मेरे को क्या ज्ञात करना है, ये 5 लाख वाला ये, ठीक है, यानी ब्याज और कर पूर्व शुद्ध लाभ कितना है मेरा 5 लाख, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज, यानी
मैं जो इंटरेस्ट दे रहा हूँ कौन सा, ये 10,000 रुपये लॉन्ग टर्म मैंने लोन ले रखे हैं, ये 10,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो ये क्या हो गया मेरा दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज। ये मेरा क्या हो गया ब्याज आवरण अनुपात, यानी कि मैं जो मेरे ब्याज है उसको कर पा रहा हूँ, यानी मेरे पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि मेरा ब्याज कवर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये ब्याज आवरण अनुपात है। आगे देखेंगे लाभदायकता अनुपात यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो हमें क्या बताएगा कि संस्था जो हमारी व्यवसाय है वो प्रॉफिट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें सबसे पहला है सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकालेंगे हम, प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, आप देखिए प्रॉफिट निकलता है हमेशा किस पे, सेल्स पे, विक्रय पे। यानी हम क्या करेंगे, जैसे ये पेन बनाने का बिजनेस है, कितने पेन मेरे बिके, ठीक है, अब जितने पेन मेरे बिकेंगे, ठीक है, सपोज कीजिए ये 10 रुपये का मैंने पेन बनाया, 10 रुपये मेरी कॉस्ट आई पेन बनाने में, फिर मैंने इसमें 5 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ा, 15 रुपये का मैंने ये एक पेन बेचा, तो 15 रुपये क्या है मेरी सेल्स है, और इस 15 रुपये में क्या है कि 5 रुपये मैंने प्रॉफिट जोड़ा, ठीक है, 15 रुपये का पेन है, ये मेरी सेल्स है, 5 रुपये मैंने लाभ जोड़ा, तो ये क्या है सकल लाभ। ठीक है, सकल लाभ अनुपात क्या है, 5 ऊपर लिख दूंगा, नीचे 15 इंटू 100, तो ये क्या आ गया मेरा सकल लाभ अनुपात। ऐसे ही नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में क्या होगा, ऊपर नेट प्रॉफिट लिख दूंगा यहाँ पे, नीचे विक्रय इंटू 100। नेट प्रॉफिट का मतलब जो मेरा सकल लाभ होगा इसमें से मुझे सरकार को कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है, कुछ मेरे खर्चे भी होंगे ऐसे, ठीक है, तो वो घटाने के बाद कितना नेट प्रॉफिट बचा वो ऊपर लिख दूंगा, नीचे विक्रय, तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ये क्या हो गया नेट प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ क्या हो गया, सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ये हो गया सिंपल सा। आगे देखेंगे प्रचालन लाभ अनुपात यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, संचालन, किसी भी बिजनेस को ऑपरेशन में कौन कौन से खर्चे आते हैं, तो प्रचालन अनुपात क्या होता है कि विक्रय की लागत, यानी मैंने जो सेल की, ये मैंने मार्कर बेचा, इसकी मेरे लागत कितनी आई और उसमें प्रचालन खर्चे, ठीक है, प्रचालन खर्चे जोड़ दिए, नीचे प्रचालन से निवल आगम, यानी जो मेरा जो ऑपरेशन हो रहा है उससे मुझे आय कितनी हो रही है, इंटू 100 करते ही ये क्या आ गया प्रचालन लाभ अनुपात। ये कुछ रेशियो क्या एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो कई बार क्या होता है एग्जामिनर वहाँ से कोई रेशियो उठा लेता है। अब एग्जाम अपने सिलेबस में तो क्या है टेक्निक है कि वित्तीय विश्लेषण की टेक्निक, उसमें एक अनुपात विश्लेषण है। अनुपात विश्लेषण में सामान्य से हमें ये देखना है कि अनुपात यानी गणितीय संबंध बताते हैं। अब रेशियो हैं खूब सारे, तो एनसीईआरटी से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो यहाँ पे लिखे हैं, थोड़ा सा उनको हल्का हल्का समझा रहा हूँ ताकि आप उसमें एग्जाम में आपके दिक्कत ना हो। अब आगे हम देखेंगे अगला रेशियो, वो है नियोजित पूंजी या निवेश पर प्रत्याय यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमें मतलब जो हमारी कैपिटल लगी है उस पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, व्यवसाय में। तो इसमें है ब्याज और कर से पूर्व लाभ, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, यानी ब्याज और कर से पूर्व कितना लाभ था, जो 5 लाख वाला एग्जाम्पल दिया था। नियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब नियोजित पूंजी क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, वो देखिए कि जो दीर्घकालीन निधि है हमें, ठीक है, वो मतलब लॉन्ग टर्म जो फंड चाहिए हमें, वो 3 टाइप से है, ठीक है, एक है शेयर, एक है डिबेंचर और एक है लॉन्ग टर्म लोन। यानी हम 3 टाइप से पैसा ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या तो शेयर जारी कर दो किसी कंपनी के, या फिर डिबेंचर यानी ऋण पत्र जारी कर दो, या फिर लॉन्ग टर्म लोन, हम लोन ले लो, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है बहुत सारी जगह, वहाँ से हमने लोन ले लिया। तो सिंपल सा क्या है कि फर्म सिर्फ ऋणों पर ब्याज भुगतान ही कर रही है या कुछ कमा भी रही है। कैपिटल एम्प्लॉयड का वो क्या मतलब है कि फर्म सिर्फ जो ये 2 चीजें इन पे सिर्फ ब्याज ही दे रही है या कुछ कमा भी रही है, यानी हम कुछ हमारी जो कैपिटल लगी है उस पर कुछ रिटर्न भी मिल रहा है या नहीं, वही क्या हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या हो गया सिंपल सा कि फर्म सिर्फ ब्याज का भुगतान कर रही है या कुछ कमा भी रही है, तो वो हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, नियोजित पूंजी या निवेश पर प्रत्याय क्या है, ब्याज और कर से पूर्व लाभ, यानी जितना हमने ब्याज आवरण अनुपात में क्या देखा था कि नीचे क्या रखा था हमने, लॉन्ग टर्म जो लोन है उन पे ब्याज कितना दे रहे हैं, कि ब्याज को जो पूंजी हमारी वो कवर कर पा रही है नहीं, वो लाभ कवर कर पा रहा है नहीं। और यहाँ पे क्या देखेंगे हम, ब्याज और कर से पूर्व लाभ अपॉन
नियोजित पूंजी। नियोजित पूंजी क्या बताया मैंने कि ऐसी पूंजी, ठीक है, कि मतलब फर्म सिर्फ है ना ब्याज का ही भुगतान कर रही है या कुछ कमा भी रही है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कुछ हमें रिटर्न मिल रहा है या नहीं है, यानी इन दो चीज़ों से हम क्या कर रहे हैं, ब्याज का भुगतान कर रहे हैं। और उसके बाद ये शेयर, ये हमारी कैपिटल है, ठीक है। अब हम सिर्फ ब्याज ही ब्याज दे रहे हैं, प्रॉफिट कुछ हो ही नहीं रहा हमें, तो अगर कुछ कमा रहे हैं तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, ब्याज और कर से पूर्व लाभ, नीचे नियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने यहाँ पे देख लिया कि 3 प्रकार की निधियाँ होती है, शेयर्स, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन। यानी हम इन दोनों पे क्या करते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट का भुगतान करते हैं। सीधा सा क्या हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड सामान्य भाषा में, कि कंपनी सिर्फ ब्याज का ही भुगतान कर रही है या कुछ कमा भी रही है, यानी कैपिटल जो है उस पर कुछ रिटर्न भी मिल रहा है या नहीं है, वो हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए अगला है आवर्त अनुपात, इसको क्रियाशीलता अनुपात भी बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो भी इसको बोलते हैं। क्या मतलब होता है इसका, कि व्यवसाय अपनी परिसंपत्तियों से कितना राजस्व कमाता है, व्यवसाय ने जो असेट्स लगा रखी है बिजनेस में, संपत्तियां लगा रखी है, उनसे कितना पैसा कमा रहा है। तो आवर्त रेशियो में क्या क्या होते हैं, देखिए पहला होता है रहतिया या स्कंद आवर्त अनुपात। रहतिया या स्कंद किसको बोलते हैं, क्या कि एनसीईआरटी में ये लैंग्वेज लिखी हुई है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो थोड़ा सा इंग्लिश का पेपर भी देख ले, उसमें लिखा हुआ है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। इन्वेंट्री मतलब सामान्य भाषा में स्टॉक, यानी माल कितना है, स्टॉक। तो इसका फॉर्मूला है विक्रय की लागत अपॉन औसत स्कंद या रहतिया, यानी हमने जो बेचा है, ये मैंने पेन बेचा है, वो उसकी लागत क्या है, और उस औसत स्कंद या रहती है, यानी एवरेज स्टॉक मेरे पास कितना बचा है। एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक होता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है, 2 टाइप के स्टॉक होते हैं। कि भाई मेरा बिजनेस, जैसे मैंने जो बुक्स है वो खोली, अब कुछ ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास कि मेरे पास 15 पेन बचे हुए हैं, और लास्ट में जब मैं गया तो मेरे पास 20 बचे हुए हैं, तो उन दोनों को जोड़ के फिर 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास, एवरेज स्टॉक। तो विक्रय की लागत अपॉन औसत स्टॉक, यानी वो एवरेज स्टॉक, वो क्या आ गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर का मतलब आवर्त यानी घूमना। अब देखिए दूसरा है डेटर टर्नओवर रेशियो। ये भी अगर आप इन रेशियो को अगर एक इस चीज को देख लोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएंगे। डेटर का मतलब क्या होता है, देखिए डेटर का मतलब होता है कि हमने जैसे मैं ये पेन है, ये मार्कर है, तो मैं इनको सेल कर रहा हूं, ठीक है। तो एक तो मैं करूंगा उधार में और एक मैं करूंगा नगद में, ठीक है। अगर नगद में ही कर दिया तो कोई झंझट ही नहीं है, मेरे पास पैसा आ गया। उधार में करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, डेटर आ जाएंगे, ठीक है। व्यवसाय जब उधार माल बेच रहा है तो उसके क्या बढ़ जाएंगे, डेटर। डेटर का मतलब देनदार, और ये क्या होते हैं, असेट्स ही होते हैं, परिसंपत्तियां। और रेशियो में हमने क्या देखा कि व्यवसाय अपनी परिसंपत्तियों से कितना कमा रहा है, उसका मतलब ही क्या है कि वो डेटर, वो टर्न ओवर रेशियो, हम ये यहाँ पे हमने लाइन देखी। अब देखिए डेटर कौन होता है, जिसको हम उधार माल बेच रहे हैं। और डेटर टर्न ओवर रेशियो में क्या होगा, उधार विक्रय से आगम, यानी उधार विक्रय करके हमें सपोज कीजिए यहाँ पे हमने सेल किए 20 रुपए के मार्कर, तो 5 रुपए तो हमें कैश मिले, 15 रुपए हमारे पास क्या है, 15 रुपए जो हमें मिले वो डेटर से, मतलब डेटर हो गए, हमने उधार में माल बेचा। तो यहाँ से रेवेन्यू तो जब करेंगे तो उसमें ये भी लिखेंगे, क्योंकि रेवेन्यू टोटल कितनी है, 20 है हमारी। तो यहाँ उधार विक्रय यानी ये 15 वाला, औसत देनदार यानी एवरेज डेटर, वही एवरेज डेटर का फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया, डेटर टर्न ओवर रेशियो, कि उधार विक्रय से आगम, उधार विक्रय या जितनी आगम आ रही है उधार विक्रय से, अपॉन औसत देनदार एवरेज डेटर। सेम क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो। अब देखिए क्रेडिटर कौन होते हैं, हम माल खरीदते हैं, जैसे माल बेचते हैं वैसे माल खरीदते भी हैं। अब हम माल जब खरीदते हैं तो भी वैसे ही, या तो हम क्या करते हैं कैश में पेमेंट कर देते हैं, और या हम क्या करते हैं उधार रख देते हैं। अब उधार रखते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, लेनदार बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब वो लेनदार है उनका भी क्या करेंगे, हम अनुपात निकालेंगे। तो लेनदार में क्या होगा, ऊपर क्या होगा, यहाँ पे ऊपर था उधार विक्रय, यहाँ पे आ जाएगा उधार क्रय। सिंपल सा है, इसमें कॉन्सेप्ट है, कोई वैसे रटने वाली चीज़ नहीं है। नीचे क्या है, औसत लेनदार। ये सारे फॉर्मूले हो गए टर्नओवर रेशियो के। अब देखिए आगे देखेंगे हम। इससे पहले हम ये 5वां पॉइंट देखेंगे पहले, क्योंकि हम अनुपात विश्लेषण के बाद हम पढ़ेंगे कोष प्रवाह विश्लेषण।
फंड फ्लो एनालिसिस। अब देखिए फंड फ्लो एनालिसिस में क्या होता है, देखिए सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है इसमें। कि कोई भी जो व्यवसाय होता है उसको क्या होता है कि फंड की ज़रूरत होती है, मैंने आपको बताया। अब उसको क्या होता है कि उसको फंड की ज़रूरत में वो क्या करता है, सबसे पहले देखता है कि मेरे पास कौन कौन से सोर्सेज है फंड लेने के। आपके पास भी कई बार आपके पास होता है कि आपको विद्यार्थी जीवन में जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप देखते हो अपने मोबाइल का कॉन्टैक्ट निकालते हो, उसमें देखते हो कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड पे यार इससे पैसे मांगू या नहीं, नहीं यार इसको पिछली बार नहीं दिए थे, यार ये मना कर देगा। तो इस टाइप बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो। ऐसे ही किसी व्यावसायिक संस्था के लिए क्या होता है कि फंड के जो सोर्सेज है उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, कहाँ से मेरे पास किन किन सोर्सेज से पैसे आएंगे। तो ये इनका जब विश्लेषण किया जाता है उसको ही क्या बोल दिया गया है, फंड फ्लो जो एनालिसिस है। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए कोस्ट प्रवाह है, कंपनी की कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल को संदर्भित करता है। यानी कार्यशील पूंजी का मतलब है कि व्यवसाय को मतलब इतना पैसा चाहिए, रूटीन व्यवसाय के ऑपरेशन के लिए हमें इतना पैसा सिंपल सा चाहिए। कार्यशील पूंजी का सवाल भी आ चुका है, थोड़ा सा हम इसको आगे देखेंगे। अब देखिए इसमें कंपनी के पास उपलब्ध कोषों के साधन, ठीक है, कि भाई मेरे पास कौन कौन से साधन है कि जिनसे मैं फंड है वो ले सकता हूँ, सोर्स हो गए, ठीक है। और कोषों के उपयोग कि इस पैसे का यूज कहाँ पे करना है, उसका यूज कहाँ पे करना है, वो क्या हो गया, उसका विश्लेषण किया जाता है। उपार्जन अवधारणा पर आधारित होता है, ठीक है। उपार्जन का मतलब नगद और उधार दोनों यहाँ पे चलता है, सिंपल सा है। ये पॉइंट अगर लिख देंगे तो मार्क्स थोड़े अच्छे आ जाएंगे। अब देखिए आगे हम देखेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। ये लास्ट ईयर ये भी एक सवाल आ चुका है, ऑपरेटिंग साइकिल का भी, और वर्किंग कैपिटल है, उन दोनों के सवाल आ चुके हैं। तो थोड़ा सा हम ऑपरेटिंग साइकिल में आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है। देखिए ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यवसाय है, जैसे मुझे अगर ये मार्कर पेन बनाना है या मुझे फर्नीचर बनाना है या कोई भी चेयर का कुछ भी बिजनेस कर रहा हूँ, तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, रॉ मटेरियल परचेज करूँगा। उस रॉ मटेरियल को क्या करूँगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें मैं डालूंगा। फिर मेरे पास क्या होगा, प्रोडक्शन करूँगा तो एक फिनिश गुड्स निकल के ये मेरे पास आएगा। फिर मैं उसको बेचूंगा मार्केट में, बेचने के लिए बहुत सारे काम करूँगा। अब बेचने के बाद क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा। अब आप देखिए कि मैं स्टार्ट में कर रहा हूँ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन करने के बाद मैं रॉ मटेरियल लेके आ रहा हूँ खरीद के, ठीक है, वहाँ से लेके, और मेरे पास वापस कैश कब प्राप्त होगी मुझे, जब बेचने के बाद मुझे लोग पैसे देंगे, मेरा ग्राहक पैसा देगा। तो ये पूरा एक साइकिल बनता है। तो इस साइकिल की जो अवधि होती है उसको ही क्या बोल दिया, एक टाइम पीरियड होता है, उसको ही क्या बोल दिया गया, ऑपरेटिंग साइकिल। सिंपल सा है। देखिए परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल, कोई भी हमने रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गई, ठीक है, फिनिश गुड्स बन गया, फिर हमने सेल किया, रिसीवेबल्स हमारे मतलब उधार वाले भी हैं, कैश में भी बेचा, फिर वापस हम, ये एक साइकिल चलता रहता है। यानी कि हमें ऑन एन एवरेज इतना पैसा चाहिए। हर दुकानदार देख लीजिए, कोई भी दुकानदार देख लीजिए, एक चाय वाला है, कई बार नहीं देखते कि अपन, आप लोग जाते हो कि है ना ये लिख लेना उधार, तो वो बोलता है कि है ना मेरे को तो आज उस सप्लायर को पैसा देना है, दूध वाले को पैसा देना है, मेरे को तो गैस वाले को पैसा देना है, इतना पैसा तो चाहिए, नहीं आप उधार मत कीजिए। तो उसको क्या कि पैसा चाहिए, क्योंकि वो माल वो चाय बना के बेच तो रहा है पर उसके पास पैसा इंस्टेंट आ नहीं रहा। इसी को वर्किंग कैपिटल भी आप बोल सकते हैं और इसी को ऑपरेटिंग साइकिल बोल दीजिए, ठीक है। वर्किंग कैपिटल से ये रिलेट करता है। पिछले साल इससे क्वेश्चन आया था कि मतलब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। तो परिचालन चक्र क्या हो गया, किसी व्यवसाय द्वारा माल का उत्पादन करने, माल को बेचने और ग्राहकों से नगद प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय की औसत अवधि क्या है, परिचालन चक्र है। बहुत सिंपल सा है। वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो वो क्या गया, वर्किंग कैपिटल। तो परिचालन चक्र जितना ज्यादा होगा, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। सीधी सी बात है भाई, अगर उसको कैश अगर बहुत लेट प्राप्त हो रहा है तो उसको पूंजी तो चाहिए काम करने के लिए। तो परिचालन चक्र जितना ज्यादा होगा, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता उतनी अधिक पड़ेगी। ये सवाल लास्ट ईयर आ चुका है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बता दिया है। अब देखिए आगे है जो हमारा 6 पॉइंट है, वो है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं, वित्तीय विवरण विश्लेषण की
तकनीकें पढ़ रहे हैं। हमने 5 तक पढ़ ली, हमने चौथी पढ़ी थी रेशियो, उसके बाद हमने पढ़ी फंड फ्लो वाला। अब देखते हैं हम रोकड़ प्रवाह है विश्लेषण। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण क्या होता है कि हमें चाहिए कैश, ठीक है, हर काम उधार से नहीं चलता, हमें कैश इतना ऑन एन एवरेज कैश चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं कि हम पूरे साल का एक कैश का फ्लो देखते हैं कि हमें इस वक्त इतनी कैश की ज़रूरत रहती है, कैश का कितना प्रवाह हो रहा है, यानी हमारे पास कितना एक एवरेज वो आ रहा है, कैश आ रहा है और कितना कैश हमारे पास से जा रहा है, रोकड़ की आवक और रोकड़ की जावक। वो जब देखते हैं तो उसका एक स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण बहुत सिंपल सा है कि रोकड़ के प्रवाह के आधार पर तरलता लिक्विडिटी का विश्लेषण किया जाता है। मतलब प्रवाह मतलब फ्लो उसका। तो कैश कमिंग यानी आवक और कैश आउटगोइंग यानी जावक, वो क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण। उसके बाद है सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें क्या होता है, ब्रेक इवन को मतलब क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि ना प्रॉफिट और ना लॉस। अब आप पूछेंगे सर ये क्या स्थिति हुई। अब इसमें क्या होता है कि हम एक लागत का निर्धारण करते हैं कि ऐसी बिक्री की एक ऐसी लागत, मतलब बिक्री का एक ऐसा पॉइंट या ऐसा आकार देखते हैं जहाँ पे किसी संस्था को ना तो प्रॉफिट हो और ना उसको लॉस हो। तो ये इसलिए हम ये भी एक एनालिसिस की एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण कहते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, लागत तथा लाभों में संबंध का अध्ययन किया जाता है। लागत और लाभों में क्या किया जाता है, संबंध का अध्ययन किया जाता है कि इतना लाभ होगा इतनी लागत है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिखना, लागत और लाभ का संबंध ब्रेक इवन एनालिसिस में किया जाता है। सम विच्छेद बिंदु क्या होता है, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट कि बिक्री का वह आकार, ठीक है, जहां न लाभ हो न हानि हो। यानी सपोज कीजिए ये मार्कर है, ठीक है, इसकी लागत 10 रुपये आ रही है, ठीक है। इस मार्कर की मेरे को लागत आ रही है 10 रुपये, ठीक है। तो मैं इसको 10 रुपये में बेच सकता हूँ, ठीक है। तो 10 रुपये में जब इसको मैं बेचूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या होगा, लागत भी मेरी 10 है और मेरी विक्रय भी क्या है, 10 है। तो बिक्री का एक ऐसा आकार जहाँ पे मुझे ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना लॉस हो रहा है। तो ये क्या हो गया, सम विच्छेद एनालिसिस में क्या करते हैं, लागत और लाभ में क्या किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है। तो अब हमने ये सारी चीजें देखी। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि जो लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली है उसका एक बेसिक नॉलेज हमने लिया, सामान्य ज्ञान लिया। उसके बाद हमने वित्तीय विवरण है वो देखे, हमने देखा उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखांकन देखा। उसके बाद हमने देखा वित्तीय विवरण है उसकी तकनीकें देखी, कुछ रेशियोज देखे हमने, ऑपरेटिंग साइकिल देखा हमने, ठीक है, वर्किंग कैपिटल देखा। तो इस तरह से हमने एक सेशन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में ऑडिटिंग और एक जो बजट का पोर्शन है वो लेंगे, उसके अलावा हम मैनेजमेंट की कक्षाएं लेंगे। थैंक यू।